Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter. And today we are going to start with our chapter 5, that is meaning and types of market. आज हम मार्केट को लेके समझने वाले हैं कि मार्केट क्या होती है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिमांड सप्लाई ये सब समझ लिया। अब हमें पता है ये जो डिमांड है, ये जो सप्लाई है, वो कहाँ पे हो रही होगी, कोई प्लेस होगी, है ना, वहीं पे तो सेलर बेच रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा, वहीं पे तो है जो कस्टमर डिमांड कर रहा होगा। तो वो क्या है, वो है हमारी मार्केट। तो अब क्वेश्चन मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, अच्छा ये बताओ, मार्केट मतलब वो जगह, मतलब वो प्लेस जहां पे मेरे बायर और सेलर हैं। मतलब मार्केट मतलब कोई जगह ही होती है जहाँ पे सिर्फ बायर और सेलर, जैसे ये प्लेस है आप देख रहे हो, ये जगह है जहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और बायर और सेलर हैं, तो बस यही मार्केट है। या मार्केट का मतलब कुछ और है। और इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हर वर्ड का मीनिंग बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो इकोनॉमिक्स में भी मार्केट का मतलब यहीं तक सीमित है जो हम सोच रहे हैं या कुछ और है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। दूसरा, मार्केट के टाइप्स भी होते हैं क्या। हमने तो आज तक यही सोचा कि मार्केट तो एक जैसी होती है, जहाँ पे जाते हैं खरीदते हैं सामान, वही मार्केट। क्या टाइप्स भी होते हैं। तो ये सारे आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं और आपका जो एक पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके वो और ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मार्केट के साथ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि मार्केट क्या होती है। आपको मार्केट नाम सुनते ही एक इमेजिनेशन आती है कि मार्केट मतलब मैम एक जगह जहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ जाता हूँ, चहल पहल होती है, दुकानें होती है और हम सब लोग सामान खरीद रहे थे। सेलर्स होते हैं वो सामान बेचते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं सामान खरीदते हैं, वो प्लेस वही मार्केट है। ओके, तो ये बताओ, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे कोई प्लेस है, वहाँ पे जो सेलर है वो आपको क्या फेस टू फेस दिख रहा है, या एक जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको ये सब मिल रहा है। मैम फिजिकल प्लेस तो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेस कह सकते हैं। एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं और हम सब बायर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वर्चुअली और सामान खरीद रहे हैं। तो इससे मेरा एक माइंड तो सेट क्लियर हुआ कि मार्केट सिर्फ फिजिकल प्लेस तक लिमिटेड नहीं है। मार्केट मतलब वो पूरा एरिया जहाँ पे मेरे सेलर और बायर क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं और बाय एंड सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या है, मार्केट है। ये आपको क्लियर हुआ। तो इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। इकोनॉमिक्स में हम कहेंगे कि मार्केट का मतलब क्या है। मार्केट का मतलब सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं, मार्केट का मतलब सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जहाँ पे लोग मिल रहे हैं फिजिकली, दैट इज मार्केट। मार्केट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। वो प्लेस फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, बट इफ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, सो वो हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, तो मार्केट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस, इट डज नॉट रिफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस को ही हम मार्केट नहीं कहेंगे कि मेरे जगह की, मान लो कोई तुम्हारे यहाँ की मार्केट है, ठीक है, जैसे सरोजनी नगर मार्केट है, तो वो एक फिजिकल प्लेस है, वही मार्केट है, हम उसको ही मार्केट कहेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्लेस को ही आप क्या कहोगे, मार्केट कहोगे। ओनली वेयर बायर एंड सेलर मीट टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज वेजिटेबल मार्केट, शॉपिंग मॉल। मतलब ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है। हम कहते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस जैसे कि मॉल हो गई या वेजिटेबल शॉप हो गई, जहाँ पे बायर सेलर आ रहे हैं, इंटरेक्ट करें, वो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, मार्केट है। ठीक है, तो हम ये सेंस लगाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट एक वाइडर सेंस है, मतलब इससे अलग है, इससे थोड़ा और आगे जाएंगे। वो आगे क्या जाएंगे, हम कहेंगे मार्केट पूरा एरिया है। पूरा एरिया इन द सेंस चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जहाँ पे भी बायर है सेलर है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा एरिया मेरा क्या कहलाएगा, वो पूरा एरिया मेरा मार्केट कहलाएगा। ठीक है, तो एक लिमिटेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस को ही मार्केट कह रहे हैं, हम पूरे एरिया को मार्केट कह रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बॉम्बे हो। मतलब एक सेलर गांव से भी अगर इस सब जगह बेच रहा है और इसका इंटरेक्शन बन रहा है, तो वो पूरा एरिया उसका क्या होगा, उसका मार्केट होगा। ठीक है, so market refers to the whole area where buyer and seller of a commodity are in competition with each other to affect price, to affect the purchase and sale of a commodity। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में बोला गया है पूरा एरिया।
पूरा एरिया से तो मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर है, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन, वो पूरा एरिया जहाँ पे इंटरेक्शन है बायर एंड सेलर का, ठीक है, वो मेरा मार्केट है। एक चीज यहाँ पे और बोल रहा है कि बायर्स और सेलर्स क्या है, इन कंपटीशन है विद ईच अदर। इन कंपटीशन विद ईच अदर मतलब क्या, बायर सेलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं? नहीं, बायर एंड सेलर्स आर इन कंपटीशन विद ईच अदर मतलब कि सेलर से कॉम्पिटिट कर रहा है। आप देखते हो, अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हो बेटा, तो आप देखते हो कि एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हैं, अपने अपने प्राइस पे बेच रहे हैं, हो सकता है सब एक ही प्राइस पे बेच रहे हो। आप बहुत बार देखते हो किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, 1-2 रुपए, है ना, तो डिफरेंस है। तो मतलब सेलर्स आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो उस जगह आप देखते हो कि सेलर्स क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। आप सब्जी मंडी चले जाओ, वहाँ पे आप देखते हो कि सब्जियों की मार्केट लगी रहती है, हर सेलर अपना दाम दे रहा है, या तो एक ही दाम में होते हैं, या तो फिर कोई ज़्यादा कोई कम, फिर आपको जहाँ लगता है आप जाके सब्जी खरीदते हो, है ना। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, कंपटीशन भी है। ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन नहीं, सब मुंह बंद करके बैठे हैं। ऑफ कोर्स सबको है ये हमारा बिके, ठीक है, सबको है कि हमारा बिके, तो सब सेलर्स क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन में होते हैं। इवन बायर्स कंपटीशन में होते हैं। बायर्स कंपटीशन मतलब क्या कि बायर आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। देखो, बायर्स का कंपटीशन तो हम तब कहेंगे जब चीज लिमिटेड हो। बायर अगर चीज ज्यादा है तो क्यों कंपटीशन करेगा, लेकिन अगर चीज लिमिटेड होती है या कुछ समय तक की होती है, तो वहां आप देखते हो कि बायर्स में कंपटीशन होता है। जैसे जब कोई सेल आती है, ठीक है, जैसे कोई आती है, बिग बिलियन डे सेल में आती है कि आईफोन जो है इस प्राइस पे लॉन्च होगा, लिमिटेड स्टॉक है, तो आप देखते हो कि सब बुकिंग कराने पे लग जाते हैं, है ना, सब लाइन पे खड़े हो जाते हैं, भाई मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। तो बायर्स में हम तब देखते हैं कि कंपटीशन होता है। तो मार्केट में बायर्स में भी कंपटीशन, बट इन दैट केस जब स्टॉक लिमिटेड है या टाइम बैरियर कुछ क्रिएट कर दिया तब। अदरवाइज बायर्स में कंपटीशन इन द सेंस बोल रहे हैं कि बायर्स एक्टिव होते हैं। अगर बायर एक्टिव नहीं है, मैं थोड़ा डेप्थ में जा रही हूँ इसलिए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी। बायर्स में कंपटीशन तो बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स एक्टिव ना हो, मान लो बायर्स डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या मार्केट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। तो मतलब कंपटीशन में होते हैं। मार्केट एक ऐसी एरिया जहां बायर सेलर इंटरेक्ट कर रहे हैं, बायर्स कॉम्पिटिट कर रहे हैं आपस में, सेलर्स आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग द सेल्स एंड परचेज ऑफ कमोडिटी। और ये जो कंपटीशन है ना इनके बीच में, जैसे सेलर्स के बीच में कंपटीशन है, वो क्या इफेक्ट करता है? कमोडिटी की परचेज एंड सेल को इफेक्ट करता है, सेल प्राइस को इफेक्ट करता है। अब कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो भाई सेलर चाहेगा मेरा बिके, तो हो सकता है वो प्राइस रिड्यूस करने की कोशिश करे या टैक्टिक्स यूज करे। इवन कस्टमर को पता है कि सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, हम लिमिटेड हैं, बायर्स को पता है, तो उसको लगेगा ठीक है हम भी मार्केट को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकते हैं, जो आप कभी सोचते भी हो कि भाई बेचने वाले तो बहुत हैं, लिमिटेड यूजर्स हैं, तो हम भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो मार्केट क्या है, वो पूरा एरिया। देखिए, एक स्पेसिफिक प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब वो पूरा एरिया, होल एरिया जहां भी बायर और सेलर्स ऑफ द कमोडिटी प्रेजेंट है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और आपस में क्या है, कंपटीशन में है एक दूसरे के साथ, मतलब बायर्स में, सेलर्स में, जो कि क्या कर रहा है, ये कंपटीशन क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है कमोडिटी की परचेज एंड सेल्स को। ठीक है, तो इस सेंस में हम इकोनॉमिक्स में मार्केट को डिफाइन करते हैं, मतलब हम कंपटीशन वाला एस्पेक्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ऐसा ही नहीं कि बायर और सेलर्स हैं, भाई सेलर्स हैं तो आपस में कंपटीशन भी कर रहे होंगे, ठीक है, बायर्स हैं तो आपस में उनकी डिमांड भी एक्टिव होगी, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि एसेंशियल फीचर्स क्या है मार्केट के। मार्केट को अब भाई हमने बस एक मीनिंग देखी कि मार्केट एक ऐसा वो पूरा एरिया जहाँ पे बायर सेलर ऑफ द कमोडिटी कॉम्पिटिटर में है, कॉम्पिटिशन में है एक दूसरे के साथ, जिससे वो सेल्स को और परचेज को अफेक्ट कर रहे हैं। ये हमने मीनिंग समझ लिया अभी तक। अब हम समझेंगे कि इसके फीचर्स, मतलब मार्केट में क्या क्या खूबियां हैं जो हम देखते हैं, क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो मार्केट को और हमें क्लैरिफाई करेंगे कि हाँ ये मार्केट है। तो सबसे पहला फीचर है एरिया, जो कि अभी हमने देखा, इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया था ताकि आप समझ पाओ कि एरिया मतलब क्या है। तो एरिया से क्लैरिटी मिली ना कि पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस मार्केट नहीं है। Market is not related to a particular place. It is spread over an area which may be small or large depending on the spread of buyer and seller. जितनी जगह भी बायर और सेलर स्प्रेड है, वो पूरा एरिया क्या है, मेरा मार्केट है। वो एरिया छोटा भी हो सकता है, वो एरिया बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक गांव है, गांव के उस एरिया में जितने सेलर हैं, जितने बायर, उस गांव की मार्केट है वो।
वो छोटी हो सकती है कि भाई उसी दायरे तक हैं वो लोग, उसी फार्मर जो है वो उस गांव के बस उसी दायरे तक बेच रहे हैं, और बायर जो है वो उसी दायरे तक के आके खरीद रहे हैं। तो मार्केट स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है। मान लो तुम इंटरनेशनली सेल कर रहे हो, वो इंटरनेशनल बायर है तुम्हारे, तो वो एरिया कवरेज तुम्हारा क्या है, ब्रॉडर है। तो मार्केट का जो एरिया है वो कम भी हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है तुम्हारे बायर्स कितने तक स्प्रेड है और तुम बेच रहे हो, या जो सेलर्स हैं वो कहाँ तक अपनी रीच बना पा रहे हैं। बायर्स एंड सेलर मे बी लोकेटेड इन द सेम प्लेस इन डिफरेंट प्लेस और कंट्रीज। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, सेम प्लेस में हो सकते हैं। जैसे गांव है, गांव का किसान है, वो अपने गांव की ही सब्जी मंडी में बेच रहा है और गांव के ही लोग आके उसको ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही वो कम है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब उसी एरिया में है। एक सेम प्लेस में हो सकते हैं कि उसी जगह पे हैं, मतलब गांव में ही है, गांव में ही सेलर है, गांव में ही बायर है, सेम प्लेस में दो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है कि डिफरेंट प्लेस में हो सकता है कि लखनऊ का जो सेलर है वो लखनऊ के बायर्स को तो दे ही रहा है, लेकिन दिल्ली के और बेंगलोर के वो सारे बायर्स भी उससे परचेस कर रहे हैं। तो सेम प्लेस में उसका हो सकता है कि बायर सेलर हो, या अलग अलग प्लेस में भी हो सकता है, या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में भी जा सकते हैं। फिजिकल प्रेजेंस एट वन प्लेस इज नॉट नेसेसरी। ये मत सोचना कि मार्केट मतलब पर्टिकुलर प्लेस जहां पे बायर और सेलर फिजिकली प्रेजेंट है, ये नहीं होता है। मार्केट जो है वो ब्रॉडर है, फिजिकली प्रेजेंट हो फिजिकली ना प्रेजेंट हो, ऑनलाइन है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं। तो क्या बायर को सेलर दिख रहा होता है या सेलर को बायर दिख रहा होता है, ये देखो ये पर्सन ये खरीद रहे हैं आके, नहीं। तो पर्टिकुलर प्लेस तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरा फिजिकली प्रेजेंस वाला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा है बायर एंड सेलर्स। मार्केट किससे बनती है, बेचने वालों से और खरीदने वालों से, ठीक है। बायर्स होंगे सेलर्स होंगे तो ही मार्केट होगी। क्या बिना बायर सेलर के मार्केट एग्जिस्ट करेगी? मान लो सेलर्स हैं, बेचने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन बायर्स नहीं है, तो किस बात की मार्केट, देखा वहां ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। या खरीदने वाले लोग हैं और कोई बेचने वाला नहीं है, तो काहे की मार्केट। तो मार्केट में बायर और सेलर्स दोनों का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट अगर एग्जिस्ट करेगी तो बायर एंड सेलर्स होंगे तभी एग्जिस्ट करेगी, नहीं होंगे तो काहे की मार्केट, एक भी नहीं होगा तो काहे की मार्केट। दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू कैरी आउट परचेज एंड सेल। कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है। अगेन कॉन्टैक्ट मतलब ये नहीं कि फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो, कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी सोर्स से एक दूसरे से लिंक कर पा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट से कॉन्टैक्ट में हो कि वो बेच रहे हैं, आप वहाँ खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या आप फिजिकल अपने आसपास की लोकल शॉप पे जाके खरीद बेच रहे हो, तो होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे। However, contact does not mean physical presence। जो मैंने अभी आपको बताया कि physical presence का मतलब नहीं है, contact मतलब ये नहीं कि physically present हो एक दूसरे के साथ। Buyers and seller में establish contact। contact कैसे establish कर सकते हैं? आपने बोला contact होना चाहिए, तो या तो आप मार्केट में जाके physically contact establish कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। लोग क्या करते हैं, जो सेलर होते हैं वो अपने एजेंट्स हायर करते हैं, एजेंट्स आते हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं, है ना। आप देखते हो कि आपको बहुत बार फ़ोन कॉल आता है और सामने वाली पार्टी जो सेलर होते हैं वो आपको पिच कर रहे होते हैं कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करिए, हम डिस्काउंट दे रहे हैं या नॉल। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप, कॉन्टैक्ट बिल्ड कर रहे हैं। सो कॉन्टैक्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब वो कॉन्टैक्ट आपका वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दो फीचर्स जो मार्केट को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, पहला क्या है, एरिया, कि आप एरिया को लेके बिल्कुल क्लैरिटी रखो कि पर्टिकुलर प्लेस मार्केट नहीं है, मार्केट का दायरा बड़ा है, मतलब जहां तक मेरे बायर और सेलर स्प्रेड है वो पूरा एरिया क्या है, मार्केट है, ठीक। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि बायर्स एंड सेलर, मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए बायर्स का होना जरूरी है और सेलर्स का होना जरूरी है। भाई बेचने वाला भी जरूरी है और खरीदने वाला भी जरूरी है, जरूरी नहीं कि फिजिकली ही कांटेक्ट में हो, ठीक है, आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, राइट। नेक्स्ट जो फीचर्स है जो आपके मार्केट को डिफाइन करता है, दैट इज कमोडिटी। अच्छा, बायर है सेलर है, ठीक है, समझ में आया, एरिया डिफाइन हो गया कि फिजिकली नहीं होना है, मतलब अगर फिजिकल है तो ठीक है, वरना ऑनलाइन मतलब कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, सब समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है कि ये आपस में कर क्या रहे हैं,
किसी चीज़ को कोई बेच रहा है, कोई चीज़ को कोई खरीद रहा है, तो एक कमोडिटी है ना। जैसे आप ऑनलाइन हो, आप ऑनलाइन गए हो शूज़ खरीदने, और ऑनलाइन बहुत सारे सेलर्स हैं जो शूज़ बेच रहे हैं, तो आप वहाँ गए हो किसी पर्पस के लिए और वो भी किसी पर्पस के लिए बैठे हैं, एंड दैट कॉमन पर्पस इज व्हाट? परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। So for the existence of market, there must be commodity or service which is bought and sold by buyer and seller. बायर एंड सेलर कोई गिल्ली डंडा थोड़ी ना खेलने बैठे हैं भाई। कमोडिटी होगी, कमोडिटी को वो बेचेगा, आप खरीदने जा रहे हो, इसीलिए तो मार्केट बन रही है। तो कमोडिटी हो या सर्विस हो, उसका होना जरूरी है, बना उसके बिना भी मार्केट खराब है। तो देयर इज वन मार्केट फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विस इवन इफ देयर आर मैनी बायर एंड सेलर। अब एक चीज यहाँ पे जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट होती है, भले ही उसके बहुत सारे बायर और सेलर्स हों। जैसे एक मार्केट मिल्क की है, वन मार्केट फॉर मोबाइल फोन, वन मार्केट फॉर मान लो एनी प्रोडक्ट सोप। तो मतलब हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की मार्केट होती है। अब ये ना बोलो कि अलग अलग ब्रांड की वाइस हम कहेंगे कि अमूल की मार्केट या फिर पराग की मार्केट, नहीं, पूरे मिल्क की मार्केट एक है। अब वहां पे कितने भी सेलर हो जो अपने अपने ब्रांड्स को बेच रहे हो, या कितने भी बायर हो जो अलग अलग ब्रांड्स को खरीद रहे हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि हर प्रोडक्ट की एक मार्केट होती है, हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की मार्केट होती है। मोबाइल फोन की अपनी मार्केट है। अब मोबाइल फोन में चाहे जितने सेलर आ जाए अपने ब्रांड को लेके, या जितने बायर आ जाएं जिस वो ब्रांड को खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट मोबाइल फोन की क्या है, एक है। मतलब हर प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकेशन है, हर प्रोडक्ट की जो एक कैटेगरी है, उसकी अपनी एक मार्केट है, और उसमें कितने भी बायर और सेलर्स आ सकते हैं, कूद सकते हैं और अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक। दूसरा है, मतलब फोर्थ है, दैट इज कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन हमने देखा था मीटिंग में, हमने जिक्र किया था कि कंपटीशन होता है अमंग सेलर्स एंड अमंग बायर्स। तो कंपटीशन होना भी जरूरी है। ठीक है। अब समझेंगे कि कंपटीशन होना क्यों जरूरी है। मैं हमें ये समझ में आया कि बायर होना जरूरी है, ये समझ में आ रहा है कि सेलर जरूरी है, ये समझ में आ रहा है कि एरिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, कमोडिटी का भी समझ में आ रहा है कि जब सामान नहीं होगी तो किस चीज़ की मार्केट। लेकिन कंपटीशन का क्या सेंस बन रहा है यहाँ पे, वो समझ में नहीं आ रहा उतना, तो हम उसको समझते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स एंड अमंग सेलर इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंडीशन। ये बोल रहा है कि मार्केट के एग्जिस्टेंस के लिए कंपटीशन होना भी जरूरी है। अब आप एक बात बताओ, आप मार्केट में जाते हो तो क्या आप कंपटीशन नहीं देखते हो? कह दो नहीं देखते हैं, देखते हैं। हम जब मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि मोबाइल फोन की मार्केट में हर सेलर कॉम्पिटिट कर रहा है एक दूसरे के साथ। हम किसी भी मार्केट में देखते हैं, हम अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जियो हो, एयरटेल हो, ठीक है, वीआई हो, सब आपस में कंपटीशन में होते हैं। सब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि कस्टमर हमसे लेके जाए। तो कंपटीशन नहीं है तो क्या ऐसे मार्केट है? नहीं, कंपटीशन होगा ही होगा भाई। अगर कंपटीशन नहीं होगा, मान लो सेलर आपस में कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हैं, तो बायर को भी तो फायदा नहीं होगा। बायर को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? कोई चॉइस मिल रही है? फिर जो बेच रहा है खरीदो जाके। और सबको, जब अगर मान लो कोई एक ही जैसी चीज बेच रहे हैं सब, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, अदरवाइज बिकेगा कैसे सामान? कुछ तो करना पड़ेगा। ये रियल लाइफ का फंडा है कि कुछ तो करेंगे तभी होगा। अभी हम कुछ चीज़ें समझेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि कुछ नहीं भी कर रहे तो भी चीज़ें हो रही हैं, बट वो हम अभी टाइप्स में पढ़ेंगे। इतना क्लियर रखो कि कंपटीशन होना ज़रूरी है, बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन होना ज़रूरी है। ये एसेंशियल फीचर्स है मार्केट का। बायर्स पे कंपटीशन मतलब बायर एक्टिव रहे। बायर मान लो एक्टिव नहीं है, बायर कॉम्पिटिट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्टिव है, तभी तो मार्केट चलेगी, तभी तो सेलर्स को एनर्जी रहेगी कि हाँ बायर एक्टिवली प्रोडक्ट को खरीदने आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो हम बेच रहे हैं उस चीज़ को। हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर समझेंगे, बट ये समझो कि बायर में भी होता है कंपटीशन। लिमिटेड चीज़ें तो बायर भी कॉम्पिटिट करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। कंपटीशन हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्राइस। जब कंपटीशन होता है ना तो यूनिफॉर्म प्राइस निकल के आता है। मतलब जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में देखो, मोस्टली आप देखते होगे कि जो रिचार्ज लोग दे रहे हैं, जैसे कि एयरटेल हो, वो आप देख लो, एयरटेल जियो का ही देख लो, देखते होगे कि जो प्लान मंथली चलता है मोस्टली इस दोनों का प्राइस कहीं ना कहीं सेम है। वो भी 349 पे दे रहे हैं, टू 5G वो भी 349 पे दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने जरा सा भी प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो कस्टमर सिम बदलने में देरी नहीं लगाएगा, वो पोर्ट करेगा दूसरे, अपना नंबर किसी दूसरे ब्रांड पे पोर्ट कर लेगा जहां उसको ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं।
ठीक है। तो हमें कंपटीशन करना रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, प्राइस थोड़ा यूनिफॉर्म रखें। तो यूनिफॉर्मिटी आ पाती है जब कंपटीशन होता है सेलर्स के बीच में, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर के पास चॉइस बहुत है, तो वो हमसे नहीं कहीं और लेगा। तो हम क्या करें, हम भी प्राइस ज़्यादा ना बढ़ाएं, हम वही लेके चले जो सब लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो कंपटीशन हेल्प करता है कि हम प्राइस थोड़ा यूनिफॉर्म कर पाएं इसके डिटर्मिनेशन में, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो किसी को फियर नहीं होगा, तो फिर सब अपना मनचाहा प्राइस चार्ज कर लेंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन डिफरेंट प्राइस में बी चार्ज फॉर द सेम कमोडिटी। अगर कंपटीशन नहीं है, जैसे अभी आप एक टाइप पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे कि सेलर्स नहीं है ज़्यादा या एक ही सेलर है, तो भाई उसको किस बात का डर है, कंपटीशन ही नहीं है तो डर तो है नहीं, तो अपना मन चाहा प्राइस कोट करेगा। उसको लगेगा कोई अमीर आ रहा है उससे ज़्यादा मांगेगा उसी चीज़ का, कोई ऐसे आ रहा है नॉर्मल उससे थोड़ा मांगेगा, अपने मन प्राइस चाहे चीज़ों से करेगा, अपने हिसाब से चीज़ें करेगा। तो कंपटीशन ज़रूरी है मार्केट में, ये भी आप एक पॉइंट याद रखोगे। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने मार्केट का ओवरव्यू लिया, दूसरा हमने समझा कि मार्केट में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मार्केट को डिफाइन करती है। पहला एरिया जो कि लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा, पहला एरिया पढ़ा, दूसरा हम कमोडिटी को ला सकते हैं कि कमोडिटी होना ज़रूरी है, बायर एंड सेलर होना ज़रूरी है, और 4 जो हमने पढ़ा वो है कंपटीशन। ठीक है। तो ये 4 एसेंशियल फीचर्स हैं जो आप याद रखेंगे, जो आपको बता रहे हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट वो है जिसका एरिया लिमिटेड नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मार्केट वो है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स हैं, ठीक है, दे आर एक्टिवली इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। मार्केट वो है जहाँ पे कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है, और हर कमोडिटी की अपनी एक मार्केट होती है, चाहे जितने भी बायर एंड सेलर हो। और 4 था कि सेलर्स के बीच में और बायर्स के आपस में बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिससे हम एक यूनिफॉर्म प्राइस सेट कर पाते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेके इसमें, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केट। कहीं ना कहीं जब मैंने आपको फीचर्स बताएं तो मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया जिससे आपको थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ये चीज़ तो हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, है ना, और फिर वो आपस में कंपटीशन करने के चक्कर में कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि बायर्स बहुत चॉइस है उनके पास, सेलर्स बहुत हैं, तो प्राइस यूनिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता जरा सा भी बढ़ाया तो कहीं और चला जाएगा। या हमने एक और चीज़ कहीं देखी कि एक ही सेलर है, तो फिर जब कंपटीशन ही तो मनचाहा कर रहा है प्राइस, मतलब प्राइस में डिफरेंशिएशन ला सकता है वो, उसको तो कोई बंदिश नहीं है कि हमें यूनिफॉर्म करना रहेगा, क्योंकि हमारी मार्केट चली जाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कंपटीशन के लेवल पे कि सेलर्स के बीच में कितना कंपटीशन है या बायर्स को कितनी चॉइस मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अलग अलग तरीके की होती है। समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ मार्केट को हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन मतलब कि सेलर्स के बीच में कंपटीशन कितना है, बायर्स के पास चॉइस कितनी है, उसके बेसिस पे हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं, मार्केट्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेलर्स के बीच में कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्केट अलग टाइप की निकल के आएगी, सेलर्स के बीच में कंपटीशन ही नहीं है, एक ही सेलर है, तो मार्केट अलग टाइप की निकल के आएगी। बायर के पास चॉइस कितनी है, उसके बेसिस पे हम समझ पाएंगे कि मार्केट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। सो 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इन द टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, second is monopoly, third is monopolistic competition and 4 is oligopoly competition। ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट हम यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मेरी क्या होती है। ठीक है। सो हेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट टाइप के साथ, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आपको लग रहा होगा परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, आपस में सब एक ही जैसा कंपटीशन करके रख रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, वो है हमारी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसका असल में क्या मीनिंग है, ये क्या टाइप की मार्केट, इसमें क्या फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमारी परफेक्ट कंपटीशन है। हमें समझना है कि सेलर्स के बीच में कंपटीशन यहाँ पे कैसा है और बायर को कितनी चॉइस मिल रही है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे बायर्स कैसे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं। फीचर्स बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बायर्स कितने हैं, बायर्स बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। तो क्या सेलर्स कम है? नहीं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं।
मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऐसा नहीं है कि सेलर्स कम है तो बायर डोमिनेट कर ले जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि बायर्स कम है और सेलर्स को लग रहा है, मतलब बायर्स कम है तो सेलर्स को लग रहा है कि हाँ बायर्स की सुननी पड़ जाएगी अब, या फिर हमें लग रहा हो कि सेलर कम है तो अब सेलर अपनी मनमाही चाह के बायर्स को अपने इशारों में नचाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर, मतलब बेचने वालों की भी कमी नहीं है, खरीदने वालों की कमी नहीं है, ये ऐसी मार्केट है। प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हैं? प्रोडक्ट बेच रहे हैं आइडेंटिकल। यहाँ पे आप हर टाइप पे ना 2-3 चीज़ें याद रखना। पहला, कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, और एक चीज़ याद रखना कि प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, और प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, मतलब प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब। जैसे कि आप देखते हो गेहूँ, तो सारे फार्मर्स गेहूँ बेच रहे हैं, तो सबका गेहूँ एक जैसा है, ठीक है, और बहुत सारे फार्मर्स हैं जो गेहूं बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं खरीदने को आ रहे हैं। तो मतलब ये ऐसी मार्केट सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि ये मार्केट सिचुएशन मेरी क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं तो सेलर्स की तो चल नहीं सकती, क्योंकि भाई तुम अगर प्राइस बढ़ाओगे तो बाकी सारे सेलर्स हैं, तो बायर के पास बहुत चॉइस है। तो अगर आपने ज़रा सा भी प्राइस बढ़ाया, मान लो एक किसान है वो गेहूँ, हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक किसान है, ठीक है, वो गेहूँ 20 रुपीज़ kg दे रहा है, एक है वो 20 रुपीज़ kg, मतलब सारे लोग अभी 20 पे ही हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक ने भी सोचा कि मैं 22 कर देता हूँ, मैं 2 रुपए का प्रॉफिट और कमा लेता हूँ। तो आप ये सोचो कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या सिचुएशन आएगी? अगर वो ऐसा करता है तो सिंस बायर के पास चॉइस बहुत है, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे हैं, सब एक ही जैसा बेच रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत अनोखा बेच रहे हो कि तुम्हारे पास ही आने का मन होगा, नहीं, सब सामान एक ही जैसा है। तो फिर अगर आपने ज़रा सा भी प्राइस अप कर दिया है तो हम बाकी किसी और से ले लेंगे। इसीलिए यहाँ पे होता है कि सेलर जो है वो प्राइस यूनिफॉर्म रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बायर के पास चॉइस बहुत सारी है, सेलर्स बहुत सारे हैं, और सब एक ही जैसे प्रोडक्ट को लेके आपस में क्या है, कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो अगर मैं ज़रा सा भी प्राइस ऊपर करता हूँ तो क्या होगा, बायर दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्राइस आप देखते हो कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की वजह से प्राइस क्या होता है, प्राइस यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि सेलर भी ज़्यादा है और आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो प्राइस हमें यूनिफॉर्म ही रखना पड़ेगा, एक ही जैसा सबको रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी थोड़ा ऊपर कर रहा है उसके वजह से बायर स्विच कर जाएगा या नीचे करेगा तो भाई ऑफकोर्स सब पागल ही है, तो सभी उसी लेवल पे ले आएंगे या फिर उसको अगेंस्ट पे जाएंगे उसके। मतलब सोचो कि तुम हो मार्केट में और तुम सोचो कि मैं ही प्राइस 1 रुपये से कम कर दूं, बाकी सब पागल है, तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पे सब तुमको मार्केट से मतलब प्राइस सेम लाने पे मजबूर करेंगे, या फिर सब अपना अपना उतना उतना गिराएंगे जितने पे तुम आए हो, मतलब यूनिफॉर्म ही रहेगा। तो हैंस एवरी सेलर इज प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। तो सेलर क्या कर रहा है, प्राइस बना रहा है, खुद से डिसाइड कर रहा है, या जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको ही कह रहा है कि हाँ मैं भी इसी पे बेचूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सा भी ऊपर नीचे किया तो मैं गया। तो यही होता है। यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करो। अगर आप डिसाइड करते भी हो, ज़्यादा कर भी देते हो मान लो, तो सेलर बहुत सारे हैं, बायर्स के पास चॉइस बहुत है, तो वो किसी और से ले लेगा, ठीक है। तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, डिमांड सप्लाई के थ्रू मार्केट में प्राइस जो चल रहा है, जो डिसाइड है, आपको भी उसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हैंस एवरी सेलर इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये पॉइंट भी याद रखना परफेक्ट कंपटीशन में कि सारे सेलर्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। बार बार आप हर टाइप्स में देखोगे कि सेलर क्या है, तो यहाँ पे सेलर क्या होता है, यहाँ पे सेलर प्राइस टेकर होता है, नॉट प्राइस मेकर। द कमोडिटी इज सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, सेलर्स बहुत सारे हैं, तो प्राइस यूनिफॉर्म ही रखते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। प्राइस बताता कौन है कि प्राइस प्रोडक्ट का यही रहेगा, वो बताती है मेरी मार्केट। मार्केट में कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से मार्केट का प्राइस तय होता है। तो उसी प्राइस पे सारे सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो प्राइस कौन बताता है, मार्केट। नो इंडिविजुअल सेलर हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस और फिक्स द प्राइस। कोई इंडिविजुअल सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर कोई सेलर सोचे मैं थोड़ा महंगा बेच दूंगा तो मेरा चलेगा, ठीक है, लोग मेरे से ही ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। या आप सोचो आप कम बेच दो तो सब आप पे हावी हो जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको जो प्राइस चल रहा है आपको वही लेना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइप है मार्केट की, जहाँ पे हम देख रहे हैं कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है, सब एक ही प्राइस पे एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, वो होती है मेरी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
तो आपको काफ़ी फीचर्स क्लियर हुए होंगे कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे ना सेलर्स की कमी है ना बायर्स की कमी है, और प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल है। ये भी नहीं कि प्रोडक्ट अलग बेच रहे हो तो प्राइस इन्फ्लुएंस करके जाएंगे, नहीं, प्रोडक्ट भी एक जैसा है। सो फीचर्स की बात करें, अगर हम एक एक करके अब इसके फीचर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करें कि परफेक्ट कंपटीशन को अभी हम जो पढ़ के आए हैं वो क्या हमने देखा, तो सबसे पहला है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इंडिया में गेहूं खरीदने वाले भी करोड़ों लोग हैं और बेचने वाले भी किसान बहुत हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स की भी कमी नहीं है और नंबर ऑफ सेलर्स की भी कमी नहीं है, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी। पहला तो फीचर यही है कि बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा हैं। The number of buyer and seller is so large that no single buyer or seller can influence the market price. जो बायर्स हैं जो सेलर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर तुम ये सोचो कि सेलर प्राइस इन्फ्लुएंस कर ले जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और कस्टमर सोचे, बायर सोचे कि मैं अपनी डिमांड के थ्रू प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ले जाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब तुम बोलो एज अ कस्टमर कि मैं इस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, तो तुम मत खरीदो, सेलर को पता है ना उसके पास बायर्स की कमी नहीं है, मत लो तुम इस प्राइस पे, हम किसी और को बेच देंगे। आप ऐसा देखते भी होगे बहुत दुकान में, आपके साथ ऐसा होता भी होगा, आप अपना रेट बताते हो तो वो कह देते होंगे आपसे कि मत लीजिए आप, बहुत हैं, बहुत लोग ले लेंगे, जाइए। तो यही वाला एटीट्यूड यहाँ पे होता है कि बायर और सेलर्स को पता है कि हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, तो हम प्राइस जो है वो क्या नहीं कर सकते, अकेला बायर अगर सोचे कि मैं प्राइस को डोमिनेट कर ले जाऊँ, सिंगल बायर या सिंगल सेलर, सिंगल की बात हो रही है, सिंगल बायर और सेलर सोचे कि हम प्राइस को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, हम प्राइस को चेंज करवा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब सारे कर सकते हैं बायर मिलके, वो तो डिमांड और सप्लाई का गेम है, सारे सेलर और बायर, वो तो अलग चीज़ हो गई, बट सिंगल आप कह दो कि सिंगल बायर सिंगल सेलर कर देगा प्राइस को इन्फ्लुएंस, वो पॉसिबल नहीं है। द शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर इन टोटल मार्केट सप्लाई सिग्निफिकेंट, क्यों पॉसिबल नहीं, वो यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं कि जो इंडिविजुअल सेलर का शेयर है मार्केट सप्लाई में वो बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे मान लो सप्लायर हैं यहाँ पे, तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो मार्केट में, भाई करोड़ों लोग हैं, आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है कि आप, हाँ आप हजारों की सेल सप्लाई कर दे रहे हो, दैट्स इट। तो आपका पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप सोचो कि अगर मैं सप्लाई नहीं करूँगा तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, या मैं इस प्राइस पे नहीं बेचूंगा तो मार्केट हिल जाएगी, नहीं, आप नहीं बेचना, आप मत बेचो, बाकी हैं, ठीक है। उस सिमिलरली बायर के साथ भी है, बायर सोचे कि मैं नहीं डिमांड करूंगा तो मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत करिए, बाकी सारे बहुत सारे बायर्स हैं जो उस प्राइस पे लेने को तैयार है, वो खरीद लेंगे, सेलर उनको बेच देंगे। तो आप अकेले जो है वो मार्केट को डोमिनेट या मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, इसीलिए नीदर अ सिंगल सेलर nor a single buyer can influence the market price by changing his supply and demand. Similar, हमने कंक्लूजन यही निकाला कि सिंगल सेलर और बायर ये सोचे कि हम अपनी डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके प्राइस इन्फ्लुएंस कर ले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका शेयर इतना नहीं है कि मार्केट आपके डिसीजन से इम्पैक्ट हो जाए, ठीक है। Therefore, both seller and buyer are price taker, not price maker. इसलिए आपको अभी पूरे सिनेरियो से समझ में आ रहा होगा, इसीलिए जो आपके फर्म होती है यहाँ पे वो प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। वो प्राइस नहीं तय करेगी, प्राइस आप तय कर सकते थे जब आपका मार्केट में बहुत अच्छा खासा पोर्शन होता, मार्केट आपके दम से चल रही होती है, आपकी सप्लाई से चल रही होती है, तब तो आप मनचाहा प्राइस बना लो। लेकिन आपको पता है जब कॉम्पिटिशन में बहुत लोग खड़े हैं तो फिर आप वहाँ मनचाही चीज़ें नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप जो मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पे बेचोगे, ठीक है, नॉट प्राइस मेकर। ईच सेलर कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो उस पर तुम्हें जितना भी बेचना है आप बेचो, ठीक है। तो ना तो बायर यहाँ पे प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ना ही सेलर्स, और क्यों नहीं कर सकते वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, क्योंकि उनका इतना कोई सिग्निफिकेंट पोर्शन मार्केट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द व्हीट मार्केट इन इंडिया वेयर मिलियंस ऑफ फार्मर सेल व्हीट एंड मिलियंस ऑफ कंज्यूमर बाय व्हीट। अब जैसे व्हीट मार्केट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही सेलर बना है, मान लो मिलियंस बना दूं मैं, तो मिलियंस ऑफ सेलर हैं जो बेच रहे हैं और मिलियंस ऑफ बायर्स हैं जो व्हीट गेहूं खरीद रहे हैं, और गेहूं एक ही जैसा है सारे सेलर्स के पास। तो अकेला सेलर मार्केट में प्राइस अगर आप देखते हुए कोई कहता है कि ज़्यादा, तो आप बताते हो अरे वो उधर वाले सस्ता दे रहे, तुम इतना महंगा दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, यही एटीट्यूड होता है। तो यही होगा, इसीलिए फर्म सिंपल यही करती है, भाई हम प्राइस ले लेंगे, हम प्राइस बनाएंगे नहीं, ठीक है।
दूसरा फीचर है इसका होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो मैंने आपसे कहा कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है। आप साइंस में पढ़ते हो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, याद आ रहा है? तो होमोजीनियस मतलब क्या होता है? एक जैसा, डिफरेंस नहीं कर सकते हम। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल सेलर्स सेल होमोजीनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट कह लो। मतलब जो प्रोडक्ट है वो कलर में, शेप में, साइज में, क्वालिटी में, डिजाइन में, पैकिंग में क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। कि आप ये कह दो कि उसकी पैकिंग अच्छी है तो मैं वो इसलिए ज़्यादा प्राइस ले रहा हूँ, नहीं, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। जब प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, सेलर बहुत सारे हैं, बायर्स बहुत सारे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको प्राइस यूनिफॉर्म रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ अनोखा दे रहे हो तो बात समझ में आती कि आप थोड़ा प्राइस अलग हट के लेके चल रहे हो। बट हमने यहाँ पे कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, buyer do not differentiate between the goods sold by different seller। क्या है? प्रोडक्ट आइडेंटिकल है तो बायर डिफरेंशिएशन कैसे करेगा कि एक गुड़ अलग है ये अलग है? नहीं करेगा, उसको सारे एक ही जैसे लगेंगे। इसीलिए बायर की कोई प्रेफरेंस नहीं रहती किसी पर्टिकुलर सेलर के साथ कि वो बोले मैं इन्हीं से खरीदूंगा। क्यों इनसे खरीदना है? वही वो भी बेच रहे हैं, वही ये भी बेच रहे हैं, प्राइस दोनों का सेम है, तो आप प्रेफरेंस में नहीं रहते हो। आप बोलते हो कि मार्केट में जाऊंगा किसी से भी खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसा तो बेच रहे हैं कि प्राइस में क्या क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो कोई प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिलती सेलर को। नो सेलर कैन चेंज चार्ज अ हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस बिकॉज बायर विल शिफ्ट टू अदर। इसीलिए जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, और सेलर के पास फिर ये आ जाती है कि सेलर को एक ही जैसा प्राइस चार्ज करना होगा जो मार्केट में चल रहा है, अदरवाइज बायर के पास चॉइस की कमी नहीं है। प्रोडक्ट हम भी वही बेच रहे हैं, प्रोडक्ट वो भी सब बेच रहे हैं, वो कहीं और से ले लेगा क्योंकि उसको पता है कि कुछ आप अनोखा नहीं बेच रहे हो कि मैं आपसे आके लेने वाला हूँ। ठीक है, इसीलिए द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट लीड्स टू यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। तो प्राइस यूनिफॉर्म होने का मेन रीजन ये भी है कि प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं। अगर प्रोडक्ट में डिफरेंस होता तो हो भी सकता था कि प्राइस अलग अलग चार्ज कर लो, लेकिन नहीं है, प्रोडक्ट एक जैसा है, सेलर बहुत सारे, आप सब कंपटीशन में हो, तो आपको प्राइस वही रखना होगा जो मार्केट में चल रहा है। अदरवाइज बायर के पास चॉइस बहुत है, प्रोडक्ट सब जगह एक बिक रहा है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मान के रहे हैं, वीट है, राइस, सब एक ही जैसा है, तो आपसे ले किसी से भी ले प्राइस सेम है तो चलेगा। आप जरा सा भी ज्यादा करो किसी और से ले ले, कोई फर्क नहीं है आपके प्रोडक्ट में, राइट। सो हमने समझा दो फीचर को बहुत अच्छे से, और सारे फीचर्स अच्छे से समझा, क्योंकि हर टाइप्स में आप यही इन्हीं के बेसिस पे डिटरमाइन करो कि बायर सेलर कितने हैं, प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना बायर सेलर कितने हैं, लार्ज नंबर पे हैं, मतलब बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। दूसरा, प्रोडक्ट एक जैसा बेच रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। थर्ड फीचर जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन का, वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म। मतलब ये है कि मार्केट में अगर जैसे मान लो प्रॉफिट ज़्यादा लग रहा है और किसी फर्म को लगता है कि हमें भी भाई इस काम में बिजनेस शुरू करना है, आप आइए करिए स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा है कि मुझे मार्केट में नुकसान हो रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं रोक रहा। तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिस्ट हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन market. Under perfect competition there is complete freedom of entry and exist. complete freedom मतलब कोई रुकावट नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट रुकावट डालेगी, ठीक है, लीगल रिस्ट्रिक्शन आएंगे आप पे, या आपको कुछ मार्केट वाले रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है entry exist. This means that a new firm can freely enter the industry and existing firm can freely leave the industry. फ्री एंट्री एग्जिट मतलब क्या, कोई नई फर्म आना चाह रही है, उसको लग रहा है मार्केट में प्रॉफिट है, मुझे भी गेहूं बेचने, आओ बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा है प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तुम्हें निकलना है, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एंट्री, फ्री एग्जिस्ट। देयर आर नो लीगल, फाइनेंशियल, टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द फर्म एंड एग्जिट ऑफ द ओल्ड फर्म। मतलब कोई भी ना लीगल है, ना टेक्निकल है, ना फिजिकल, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगेंगे। दिस फीचर इम्प्लाइज दैट, अब मेन पॉइंट ये है, ये फीचर ये हमें कहता है कि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इस केस में एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। अब आप समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों बता रहा है फ्री एंट्री और एग्जिस्ट है, इससे क्या हमें निकल के क्या आ रहा है, कि क्या मतलब हो गया इसका, इससे हमें क्या मार्केट में फील देखने को मिलेगा, क्या मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो फ्री एंट्री और एग्जिस्ट से बनता है। वो ये बनता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट
जो है वो ऐसी इन्हीं वजह से क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं लॉन्ग रन में। मतलब अगर बहुत सारी फर्म एंटर करती है, मान लो कि हमें लगा मार्केट में बहुत पैसा है और सब लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं इस मार्केट में, मतलब इस धंधे में सब लोग बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी इसी में ही स्टार्ट करना है, तो मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट को देख के आई। मेरे जैसे और भी सेलर आएंगे, क्योंकि एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है सब बहुत पैसा बना रहे तो हम भी कूदेंगे, और बहुत से लोग आएंगे। जब बहुत सारे लोग आएंगे तो सेलर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब जैसे सेलर बढ़ गए तो सब में प्रॉफिट सब उतना नॉर्मल थोड़ी ना कमा पाएंगे। अब सेलर ज़्यादा है, बायर के पास चॉइस ज़्यादा हो गई, अब बायर किसी के लिए किसी ना ले, उसके पास बहुत सारे सेलर्स हैं। जब सेलर ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ गया, तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि सब में बढ़ रही होगी वो चीज़, तो प्रॉफिट कम होगा, और कम होते होते वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा जो चल रहा था। तो लॉन्ग रन में कोई सोचे कि लंबे समय तक हम परफेक्ट कंपटीशन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में एंट्री फ्री है। जहां लगेगा लोगों को कि मार्केट में बढ़िया पैसा है, बहुत सारे सेलर्स आएंगे, जब सेलर ज़्यादा आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट नॉर्मल लेवल पे आएगा ही आएगा। ठीक है, सो इफ एग्जिस्टिंग फर्म इन द मार्केट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म एंटर द इंडस्ट्री, द मार्केट सप्लाई इंक्रीज, प्राइस फॉल टू नॉर्मल लेवल एंड अब नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसी ने, उस फर्म को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मज़ा आ रही है, 2-3 फर्म है अच्छा कमा रही हैं, एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है, बहुत सारी फर्म आ गई, उन्होंने कहा हम भी इसी पे बिजनेस करेंगे। जब बहुत सारे सेलर्स हो गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेलर ज़्यादा है, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी नहीं होगी, क्योंकि डिमांड तो वही थी जो थी, अब सेलर्स पे सेलर्स आते जा रहे हैं, तो सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से प्राइस क्या होगा, गिरेगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस गिरेगा और नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट गायब हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में नहीं पॉसिबल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कि आप अब नॉर्मल प्रॉफिट लंबे समय तक कमा लो, क्योंकि एंट्री फ्री है, लोग आ ही जाएंगे और प्रॉफिट आपका नॉर्मल पे आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि एग्जिस्ट भी है, तो उससे क्या होगा, एग्जिस्ट ऑफ फर्म व्हेन फर्म इनकल लॉस, इफ मार्केट प्राइस इज लो इनफ दैट फर्म इनकल लॉसेस। अगर मार्केट में सिचुएशन अपोजिट है, मतलब मार्केट प्राइस ऐसा है कि सबको लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस में कौन बेचेगा, बहुत सारी फर्म कहेंगे हमें नहीं करना भाई ये बिजनेस, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, हम बाहर निकलेंगे। फिर क्या होगा, वो बाहर निकलते जाएंगे, फिर सप्लायर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, सप्लाई नॉर्मल लेवल पे आएगी। और जब सेलर्स ज़्यादा थे, सप्लाई ज़्यादा थी, इस वजह से मुझे प्राइस कम चल रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था। फिर जिनको लॉस लग रहा था वो चले गए, मार्केट छोड़ते गए। अब सप्लायर्स कम हो गए, सप्लाई नॉर्मल पेस पे आ गई। अब सप्लाई पहले सप्लाई कम थी, है ना, पहले सप्लाई ज़्यादा थी क्योंकि सेलर मेरे बहुत ज़्यादा थे। अब सेलर तो चले गए, तो उसकी वजह से सप्लाई क्या हुई, पहले का कंपैरेटिव कम हुई। अब जब कम हुई तो अब लोग थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे, अब नॉर्मल लॉस से निकल आएंगे। तो सम फर्म एग्जिस्ट द इंडस्ट्री, द मार्केट सप्लाई डिक्रीज, प्राइस बढ़ जाते हैं नॉर्मल लेवल पे, और जो ये लॉस हो रहा था आपको वो गायब हो जाता है। तो लॉन्ग रन में हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में ना तो अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा हमें, ना ही अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो बहुत सारे सप्लायर जिनको नुकसान हो रहा होगा वो छोड़ के जाएंगे, सप्लाई जो है वो कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा और नॉर्मल लेवल पे आएगा, और हम लोग फिर से नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर जो है आपका वो है परफेक्ट नॉलेज। हम मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर होते हैं उनको नॉलेज कैसे होती है, उनको नॉलेज परफेक्ट होती है। परफेक्ट इन द सेंस कि उनको पता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, और सेलर को भी अवेयरनेस रहती है कौन सा सप्लायर कितने रेट पे बेच रहा है, बायर को पता रहता है कौन सा सेलर किस मार्केट में किस रेट पे चार्ज कर रहा है। तो कोई अनअवेयर नहीं है कि सेलर सोचे कि बायर को तो पता ही नहीं है कि यहाँ मार्केट में ये प्राइस चला तो हम इससे ज़्यादा मांग लेते हैं, नहीं, बायर और सेलर दोनों अवेयर होते हैं। अंडर परफेक्ट competition both buyer and seller have perfect knowledge about prevailing market condition। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में इनको परफेक्ट नॉलेज होती है दोनों बायर और सेलर को। दिस नॉलेज रिलेट नॉट ओनली टू करंट मार्केट कंडीशन बट ऑल्सो टू फ्यूचर मार्केट कंडीशन। इतना ही नहीं कि उनको नॉलेज जो है वो सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन के बारे में कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या रेट चल रहा है, अभी क्या दाम चल रहा है, वो नहीं, उनको फ्यूचर के बारे में भी अंदाजा रहता है कि हाँ फ्यूचर में ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई इज फ्री एंड कॉस्ट, मतलब उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइस क्या चल रहा है, कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, सप्लायर को पता रहता है, तो सबको इन्फॉर्मेशन रहती है, मतलब कोई अनअवेयर नहीं है कि कोई किसी का फायदा उठा लेगा। सेलर आर अवेयर ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द सेलर,
सेलर्स को पता होता है दूसरे सेलर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इसलिए वो भी वही प्राइस चार्ज कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो है वो बढ़ा के चार्ज कर रहे हो और आप कम चार्ज कर रहे हो। आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस। बायर को भी पता रहता है कि प्राइस अलग अलग मार्केट के पार्ट में क्या चल रहा है। आप देखते भी होगे, जैसे कोई बायर आता है, पूछता है सेलर से क्या कितने रेट पे दिया, वो बोलता है इतने रेट पे, तो कह देता है पीछे वाला, तुम्हारे पीछे वाला ही ना इस रेट पे नहीं, इसे कम पे बेच रहा है। तो पता रहता है, बायर भी यहाँ पे अवेयर है और सेलर भी अवेयर है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। जो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन हमने देखा ना कि एंट्री एग्जिट पे बैरियर लगा देना, ठीक है, या आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन जैसे कि सरकार बता रही है कि इतना ही बनेगा, ठीक है, या इतने प्राइस पे ही बिकेगा, ये जो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है आप पे, मैन्युफैक्चरिंग कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, ना कंज्यूमर आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ठीक है, ना कंज्यूमर पे रिस्ट्रिक्शन है कि तुम बस इतने ही यूनिट खरीद सकते हो, ना सेलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही बायर पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बोथ आर फ्री। ठीक है, तो प्राइस आर अलाउड टू चेंज फ्रीली अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसीलिए हम कहते हैं प्राइस मार्केट तय करेगी। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, जैसे मान लो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा हो सकता है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो प्राइस हम कम करेंगे। तो मतलब मार्केट सिचुएशन बताएगी कि प्राइस क्या होना चाहिए, सप्लाई क्या है, ये वो कोई अलग से इंस्टीट्यूशन आके नहीं बताएगा, मतलब सरकार नहीं बताएगी कि आप इस प्राइस पे बेचो, आप इतना प्रोडक्शन करो, या बायर्स आप इतनी यूनिट खरीदो इसी प्राइस पे करो, ये कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस मार्केट में। आपको देखने को मिलेगा कि जो डिमांड और सप्लाई का गेम है वही सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट मोबिलिटी। अनदर फीचर्स जो है परफेक्ट कंपटीशन का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स है ना वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। आप सेलर हो, आपको लगता है इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अब दूसरी मार्केट में बेचो जाके, आपको जाने आने से कोई नहीं रोक रहा है, आप मूव कर सकते हो फ्रीली। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर है, जैसे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको कहीं और लगाना, आप लगा के वहां शुरू करो, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपको ऐसा सच नहीं दिखेंगे। मतलब मोबिलिटी क्या है, परफेक्ट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गुड्स के मूवमेंट्स पे, आपको जहां लगता है वहां जाके अपना ठेला लगाओ बेचो। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, इनको भी आपको जहां मूव करना है वहां लगाओ। जिस भी धंधे में आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पैसा लगा के प्रोडक्शन करना है वहां लगाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे। यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी अलाउ है, जिससे ये होता है कि कोई फर्म मोनोपोली नहीं बना पाती, क्योंकि उसको पता है कि आज को मैं लगा रहा हूँ, कल को मेरे बगल में कोई भी आके लगा सकता है ठेला, क्योंकि किसी को रोका नहीं जा रहा है कि आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। परफेक्ट कंपटीशन में ये सब अलाउड होता है, जिसे कोई अपनी मोनोपोली भी नहीं बना पाता। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट मोबिलिटी। नेक्स्ट इज नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई भी और कॉस्ट नहीं आती है प्रोड्यूसर के लिए एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब सिर्फ बनाने की लागत आएगी, बाकी कह लो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन का जीरो खर्चा आएगा और प्रोडक्शन का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का जीरो आएगा, एडवर्टीजमेंट का जीरो आएगा। ऐसा मान के चलते हैं किसी प्रोडक्शन का खर्चा एग्जिस्ट करता है इन परफेक्ट कंपटीशन। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर बनाया है तो उसका खर्चा तो समझ में आता है कि आएगा, ठीक है, और हम सामान को यहाँ से वहाँ लेके तो जाएंगे ना, वेयर हाउस में तो स्टोर करेंगे ना, है ना, तो उसका तो हम किराया देंगे, तो वो खर्चा कैसे नहीं आएगा, वो तो खर्चा आएगा आएगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मान के चलता है कि वो खर्चा नहीं आएगा, वो मान के चलता है सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा और सबको एक ही खर्चा आ रहा है तो सब आइडेंटिकल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस रखेंगे सेम गुड्स के लिए। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग होता, जैसे कोई कहीं और से ला रहा, भाई उसका भाड़ा ज़्यादा लगा, कोई पास से ला रहा उसका कम लगा, तो इसके बेसिस पे वो अपनी प्राइस को भी तो वैरी करते ना, उसकी कॉस्ट भी जोड़ते तो प्राइस वैरी होता, तो फिर यूनिफॉर्म प्राइस कैसे रख पाते। तो इसीलिए हमारा परफेक्ट कंपटीशन मान के चलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ही है जो कॉस्ट है, बाकी एडवर्टीजमेंट हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये जीरो ही रहेंगी। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है, इट इज एज्यूम्ड,
Therefore, producer can sell his product at any place and a buyer can buy it from any place he likes. इसलिए प्रोड्यूसर कहीं से भी बेच सकता है, बायर कहीं पे भी खरीद सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, प्राइस सेम है, तो आप जहाँ से भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है तो प्राइस महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये फीचर्स हैं जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मान के चलता है कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है। हमने पहले तो मार्केट समझा, मार्केट के बाद हमने समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन कि सेलर्स के बीच में कितना कंपटीशन है, बायर के पास कितनी चॉइस है, उसके बेसिस पे हम मार्केट को 4 टाइप्स पे क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन समझा आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में हमने समझा कि बायर एंड सेलर्स क्या है, ज़्यादा है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। दूसरा हमने देखा कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो क्या है, होमोजीनियस, मतलब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन द सेंस कि एक जैसा है, ऐसा नहीं है कि उनका शेप अलग हो, उनका स्टाइल अलग, उनका कलर अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है, पैकेजिंग अलग हो, नहीं, सब एक जैसा है। फर्म आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री। फर्म क्या है, फ्री है, मतलब कोई भी एंट्री और एग्जिट बैरियर नहीं है, इसीलिए लॉन्ग रन में कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता, ये भी हमने देखा इसका फीचर। नेक्स्ट, बायर एंड सेलर है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द बायर। मार्केट के बारे में बायर और सेलर दोनों क्या है, परफेक्टली अवेयर है, उनको करंट मार्केट की भी नॉलेज है और फ्यूचर में क्या ट्रेंड हो सकते हैं उसके बारे में भी ये अवेयर हैं। तो इसका मतलब ना आप सेलर को बेवकूफ़ बना सकते हैं ना बायर को, ठीक है, दोनों अवेयर हैं। There is perfect mobility in the market both for product and factor of production. Mobility भी क्या है, परफेक्ट है, मतलब गुड्स को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ठीक है, आपको कैपिटल का मूवमेंट करना आप वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपको आज दिल्ली में बेचना है, कल को लखनऊ में जाना है, यू आर फ्री टू गो इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। सिंस कोई कॉस्ट नहीं है एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म ही रहेगा। हम मान के चलते परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज नो अदर कॉस्ट अदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या थे इसके फीचर्स थे जो हमने अभी तक अंडरस्टैंड किए, ये वाला रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आएगा वो आएगा मोनोपोली। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आ रहे हैं कि मोनोपोली क्या होती है, ये कैसी मार्केट है, इसमें क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। मोनोपोली जो बना है वो 2 वर्ड से बना, डेट इज मोनो एंड सिंगल। मोनो एंड पॉली, सॉरी, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, और पॉली मतलब क्या होता है सेलर, ठीक है, इसको सही करो। तो वो मार्केट जहां पे सिंगल सेलर है वो मार्केट क्या है, मोनोपोली है। आपने मोनोपोली वर्ड सुना होगा, कहते हैं ना इनकी मोनोपोली है, इनकी तो मोनोपोली है, कोई और है ही नहीं, कोई और होता तो ये अपना मनचाहा प्राइस ना चार्ज कर पाते, क्यों, क्योंकि सेलर एक है, और जहां सेलर एक है खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो भाई सेलर की चलेगी ना, सेलर को जो लगेगा वो करेगा, कंपटीशन तो है नहीं, जहां कंपटीशन होता है वहां खोने का डर होता है कि अरे हम नहीं करेंगे तो चला जाएगा, है ना, या हम ज्यादा कर देंगे तो बायर स्विच कर जाएंगे, जैसा हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा। यहाँ पे इनको किससे कॉम्पिटिट करना है, किसी से नहीं करना, तो यहाँ पे ये फोकस कर सकते हैं, प्राइस को डोमिनेट कर सकते हैं, प्राइस को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ये प्राइस टेकर होंगे कि मेकर होंगे अभी देखते हैं। तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सिंगल सेलर है, ये कीवर्ड याद रखना, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल सेलर है, इसीलिए मोनोपोली बोल रहे हैं, मोनो मतलब ही सिंगल होता है। देयर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, सिंगल सेलर है और बायर सिंगल है, नहीं भाई, बायर लार्ज नंबर पे हैं, मतलब बायर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, और सेलर लेकिन सिर्फ एक है। द सेलर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, भाई जब सेलर एक है तो सप्लाई तो यही कर रहा है ना, तो पूरी सप्लाई इसी के हाथ में होगी, ये कितना देना चाहे कितना ना देना चाहे पूरा डिसीजन इसी का होगा, ठीक है, ये कंट्रोल करेगा अपनी सप्लाई को। बायर हैव नो ऑप्शन बट टू बाय फ्रॉम द सेम सेलर, अब आप क्या करोगे, जब सेलर ही एक है तो आप इसी से ही तो खरीदोगे, और तो कोई दे ही नहीं रहा है वो सामान, ठीक है। देयर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के क्लोज सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है कि आप ये सोचो कि चलो ठीक है हम नहीं लेंगे इनसे, इसका जो अल्टरनेटिव हम वो खरीदेंगे, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे इंडियन
इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में, वही एक सप्लायर है, वही प्राइस क्या कितना फेयर होना चाहिए यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस का वो तय करती है, ठीक है। बायर बहुत सारे हैं, ट्रेन से जर्नी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, वो सिंगल सेलर कर रहा है। आप कहोगे नहीं मैं ट्रेन का क्लोज सब्सिट्यूट चूज कर लेता हूँ, तो ट्रेन का क्लोज सब्सिट्यूट क्या मिल जाएगा जो उसी के जैसा हो, बिल्कुल कोई नहीं भाई। ट्रेन होती है, अब तुम बस से जाओगे एरोप्लेन से जाओगे, क्लोज सब्सिट्यूट थोड़ी ना है, मतलब बिल्कुल क्लोज थोड़ी ना है, सब्सिट्यूट है बट बिल्कुल क्लोज थोड़ी ना देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कहता है कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, और सिंगल सेलर होने की वजह से वो क्या कर रहा है, सप्लाई पे पूरा कंट्रोल रख रहा है, ठीक है। और आपके पास सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है कि बिल्कुल रिलेटेड सब्सिट्यूट आपको मिल जाए उसी से रिलेटेड। इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, बस एक चॉइस बचती है कि आप जो वो दे रहा है, जिस प्राइस पे दे रहा है आप वो ले लो, ठीक। जैसे इंडियन रेलवे के एग्जांपल, इंडियन रेलवे इज मोनोपोली बिकॉज देयर इज ओनली वन सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर, वो है भारत सरकार। पैसेंजर के पास कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है रेलवे ट्रांसपोर्ट के। आप कहो कि मैं कोई रेलवे ट्रांसपोर्ट दूसरा वाला उससे मिलता जुलता ले लूँगा, तो डैट्स नॉट अवेलेबल, आपको वही लेना पड़ेगा। कोई भी फर्म नहीं है जो रेलवे सर्विस दे मार्केट में, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। वो सरकार के ही दायरे में है वो सेगमेंट, वो किसी को एंट्री अलाउड नहीं है वहाँ पे। डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपेयर, इसलिए फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, रेलवे इंडस्ट्री भी वही है, फर्म भी वही है, भारत सरकार, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो हम कहते हैं कि वो सब मिलके इंडस्ट्री बना रहे हो, इंडस्ट्री अलग हो जाएगी, नहीं, फर्म भी वही है, इंडस्ट्री भी वही है, पूरा सेगमेंट भी वही डोमिनेट कर रहे हैं। तो फीचर्स क्या है मोनोपोली के? सबसे पहला फीचर तो आपने देखा कि सिंगल सेलर है, मतलब अंडर मोनोपोली सिर्फ एक सेलर है, जिससे देखो बैठे हुए एक हैं, अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा होते तो फिर ये मोनोपोली क्यों होती, मोनो वर्ड ही हटता है ना। तो मोनोपोली मतलब देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी, द मोनोपोलिस्ट इज बोथ द फर्म एज वेल एज इंडस्ट्री, देख लिया। बायर हैव नो ऑप्शन बट टू परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द सेम सेलर। अब सेलर एक ही है तो ऑप्शन किस बात का, खरीदना तो हमको उन्हीं से पड़ेगा। अगर मुझे मान लो ट्रेन की जर्नी करनी है, मुझे जाना है लखनऊ से दिल्ली, तो अगर मुझे ट्रेन से ही जाना है तो मैं इंडियन रेलवे को ही प्रेफर करूंगी भाई, और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास, नहीं। अब तुम देखो कि एयरलाइन से जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि वहाँ पे कोई सिंगल नहीं बैठा है सेलर, बट यहाँ पे सिंगल है, इसलिए हम बोलते हैं मोनोपोली। नो क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल, कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट का। इवन इफ मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइस, बायर कैन नॉट स्विच टू अदर प्रोडक्ट। अब आपको ट्रेन करना है तो आप ट्रेन से ही जाओगे, उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट ट्रेन जैसा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब वो जितना भी प्राइस चार्ज करे आप दोगे, क्योंकि आपके पास कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जैसे यूपी लखनऊ में यूपी पीसीएल जो है प्रोवाइड कर रहा है, मैं बोलूँ नहीं मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ठीक है, और भाई मोनोपोली उनकी लेनी है तो मुझे उनसे ही पड़ेगी ना। अब मैं कहूँ कि मैं क्लोज सब्सिट्यूट ढूंढ लूँ, जैसे आप सोच रहे हो कि जनरेटर लगा लेंगे, तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज सब्सिट्यूट थोड़ी ना है। जनरेटर कितना एफिशिएंटली दे देगा, फैक्ट्री कितना, मान लो फैक्ट्री को चाहिए तो कितना जनरेटर के थ्रू कर लेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी क्या, दिन रात जनरेटर ही चलता रहेगा उनका। इलेक्ट्रिसिटी जो फैसिलिटी दे रही है उसका कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसा फैसिलिटी वाला सब्सिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो क्लोज सब्सिट्यूट ऐसे लोगों का अवेलेबल नहीं होता, ऐसे चीज़ों का। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। रिस्ट्रिक्शन रहता है किसी नई फर्म की एंट्री में, भाई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो लोग आ जाएंगे, तो काहे की मोनोपोली, है ना। अगर एंट्री फ्री कर दी तो लोग तो आ जाएंगे ना, फिर आप सिंगल सेलर कैसे हो, बाकी भी तो आ जाएंगे, तो मोनोपोली कैसे होगी। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन है, एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है। अंडर मोनोपोली न्यू फर्म कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री फ्रीली। बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर एग्जिस्ट करता है जो फर्म को प्रिवेंट करता है मार्केट में एंटर करने से। बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा देते हैं कि बताओ एंटर करना भी चाहो तो इतना जूझना पड़ेगा तभी हो पाएगी, जैसे पेटेंट राइट्स, गवर्नमेंट लाइसेंस, लीगल रिस्ट्रिक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इन्हीं बैरियर के वजह से मोनोपोलिस्ट कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करते, क्योंकि कोई भी फर्म इतना तीमझाम कर ही नहीं पाती, ठीक है। कि भाई पेटेंट राइट लेके आए, नहीं है अवेलेबल, पेटेंट राइट उनके पास है तो कैसे हो पाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट ही मान लो इंडियन रेलवे कर रही है तो वो तुमको क्यों लाइसेंस देगी,
वो कंपटीशन नहीं करना चाह रही तो क्यों लाइसेंस देगी अगर उसको मोनोपोली बनानी है? तो नहीं मिलेगा, तो आपकी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब एंट्री नहीं पॉसिबल है तो प्रॉफिट एबनॉर्मल हो सकता है कि नहीं? लॉन्ग रन में हो जाएगा। वहां पे क्या था? फ्री एंट्री एग्जिस्ट थी। एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में हो ही नहीं सकता। किस पे? परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि एंट्री फ्री थी। जैसे ही लगेगा कि को सेलर्स जो है मिलके एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे और सेलर्स कूद पड़ेंगे प्रॉफिट कमाने के लालच में। जब सप्लाई बढ़ रही थी वहां पे क्या हो रहा था? प्राइस कम हो रहा था, नॉर्मल पे आ गए थे हम। यहाँ पे क्या कोई और आ सकता है? नहीं। तो अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं लॉन्ग रन पे तो कमा ले जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये है कि रिस्ट्रिक्शन है एंट्री ऑफ फर्म में, जिसकी वजह से मोनोपोलिस्ट जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में कमा लेते हैं। नेक्स्ट इज फर्म इज प्राइस मेकर। अब बताओ, फर्म प्राइस डिसाइड करेगा कि प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा कंपटीशन बहुत है, तो आप डिसाइड करो ना कि आपको क्या करना है। तो फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है। इन मोनोपोली मार्केट फर्म इज प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर। वो मार्केट से प्राइस नहीं लेगी कि डिमांड सप्लाई क्या है, तो भाई सप्लाई हम ही कर रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रेट तय करना है। ठीक है। Due to strong barrier to entry, monopolist has full control over the supply of product. By changing the supply, the monopolist can influence the market price. Supply को बदल दो, market price influence हो जाएगा। डिमांड तो है ही ना, सप्लाई हम कम कर दें, डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा प्राइस देने को तय हो जाएंगे कि हाँ ठीक है भाई, हमें ज़रूरी, हमें जाना है, आप जितना आपको फेयर चार्ज करना आप करो, बस हमें दो, क्योंकि हमें पास अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मोनोपोली फर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। डिमांड का याद रख सकते हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जनरली मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइस, एक्सप्लॉइट कंज्यूमर एंड पे लोअर वेजेस टू लेबर। अब भाई मोनोपोली है तो जनरली प्राइस हाई चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब हम ही डोमिनेट कर रहे हैं तो क्यों ना प्रॉफिट बनाया जाए ज़्यादा। ठीक है, और देखा जाता है जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो कस्टमर को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उनको लगता है कि पता है हमें, हम ही हैं तो हमें जो लगेगा हम चार्ज करेंगे, आपको लेना है लीजिए, वो नहीं ले रहा तो अब जाइए। ठीक है, और उसको पता है कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कस्टमर आएगा तो घूम के इधर ही आएगा। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट करना, वेजेस जो लेबर उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको लो वेजेस देना, ये सब देखने को मिलता है। और जो प्राइवेट मोनोपोलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा करते हैं, सरकार को उतना नहीं कह सकते हम। दूसरा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Price discrimination refers to practice of selling the same product at different price to different buyer. प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आइडेंटिकल प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस की ज़रूरी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा मतलब एक सेलर चाहे तो अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से चार्ज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर स्टूडेंट एंड जनरल पैसेंजर। आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ आता है वो स्टूडेंट्स के लिए होगा, वो अपना कोटा लगा देते तो अलग होता है, और जो जनरल पैसेंजर उनके लिए अलग होता है। तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है, बस फेयर, मान लो कोई एक ही बस है, मोनोपोली है, वही चला रहे हैं, मान लो किसी सिटी में उन्हीं की मोनोपोली है, तो भाई अपने हिसाब से फेयर में कोई कंडीशन लगा के चार्ज कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, यूनिफॉर्म प्राइस करने का ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है, बिकॉज वो सिंगल सेलर है यहाँ पे। ठीक है, तो वो तो आपको भी पता है यूनिफॉर्म प्राइस नहीं होगा कि एज दे आर प्राइस मेकर। ओके, सो क्या फीचर्स हैं इसके? पहला है सिंगल सेलर है, जो हमें समझ में आया, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एंट्री पे एग्जिट पे बैरियर है, मतलब एंट्री पे बैरियर है, एग्जिट तो छोड़ो एक ही है तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंट्री पे बैरियर है, कोई नई फर्म आना चाहेगी तो उसको रोका जाता है बहुत अच्छी तरीके से। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, अलग अलग प्राइस अलग अलग सेलर से चार्ज कर सकते, अलग अलग प्राइस अलग अलग बायर से चार्ज कर सकते हैं, जो कि आप देखते भी होंगे कि कोटा लगता है ऐसा वैसा, तो लोगों को अलग अलग प्राइस देने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब अलग अलग प्राइस बायर से चार्ज कर लेते हैं मोनोपोली वाले। अब रेलवे है जैसे मान लो, तो अलग जैसे कोई टिकट में ही कोई कोटा लगा दिया, ठीक है आपने, तो आपका प्राइस सस्ता हो जाएगा, छूट मिल जाएगी, तो ये चीज़ें हो जाती है भाई, अपने हिसाब से वो तय कर सकते हैं। फर्म का पूरा कंट्रोल रहता है मार्केट के सप्लाई पे, फर्म बताती है कि हम कितना सप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो डिसाइड कर रहे हैं, वही सिंगल सप्लायर है, तो कितना करना है कितना नहीं करना है, प्राइस हाइप करना है क्या करना है, सो दे कैन टेक डिसीजन, सो दे आर प्राइस मेकर। वो क्या थे? प्राइस टेकर, ये क्या है? प्राइस मेकर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तक हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली पढ़ा, और ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में।
ठीक है, अब हम थर्ड पे आएंगे, दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, रियल लाइफ में हम ऐसा ही कंपटीशन देखते हैं, जो कि क्या है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन रियल लाइफ प्योर परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर मोनोपोली आर रेयरली फाउंड। अगर मैं आपको बोलूं कि प्योर परफेक्ट कंपटीशन रियली फाउंड मिलता ही नहीं है, तो आप एक्सेप्ट भी कर लोगे कि हाँ कैसे ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे बताओ ना, जैसे उसने कंडीशन रख दी थी एक जो लास्ट वाली थी, जिसमें उसने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होगी ऐसे कंपटीशन के मार्केट में। तो आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई सेलर सामान को लाएगा ही नहीं? क्या वेयर हाउस में रखेगा ही नहीं? क्या एडवर्टीजमेंट में खर्चा ही नहीं करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो कंडीशन ही इनवैलिड हो गई हमें लगा। दूसरा उसने बोला आइडेंटिकल प्रोडक्ट, क्या सबके गेहूं एक ही जैसे होते हैं? आप देखते हो कि किसी किसान की फसल ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके गेहूं क्या होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, किसी के कम क्वालिटी के होते हैं। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सबके आइडेंटिकल होंगे? पॉसिबल नहीं है। किसी की सब्जियां अच्छी है, किसी की नहीं है, तो कहाँ से ये चीज़ आ जाएगी? तो ये भी हम कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही इमेजिनरी सिचुएशन कह दी इन्होंने। तो इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन रियली फाउंड है, नहीं मिलता जल्दी, आपको नहीं देख पाओगे आप। और मोनोपोली की बात करें तो रेयर केस, जैसे हम देख रहे हैं इंडियन रेलवे वाला केस हो गया, या बहुत कम लोग हैं जो मोनोपोली बना के रखे हैं, अदरवाइज हैं सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि मोनोपोली वाली सिचुएशन हो गई या परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन हो गई रियल लाइफ में हमें रेयरली देखने को मिलती है। मोस्ट मार्केट के पास दोनों फीचर्स होते हैं, मतलब हम देखते हैं कि मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे हमें परफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ फीचर्स मिल जाएंगे और मोनोपोली के भी कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। उस तरीके की मार्केट को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उस तरीके की मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। तो अब हम आगे अपने तीसरे टाइप पे, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नोन एज इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ का परफेक्ट कंपटीशन तो होगा नहीं एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली वाला भी सिचुएशन है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे वो मोनोपोली एंजॉय करेंगे, हम आएंगे उसमें। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कंपटीशन परफेक्ट नहीं है। हम ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, एकदम एक जैसे मिलता जुलता बिल्कुल, जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करेंगे, ऐसा आप देखोगे यहाँ पे कि नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन अवेल करती है, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर एडवर्ड। आप ये बस नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो कि किसने डेवलप किया था, हो सकता है एमसीक्यू में आए, अदरवाइज ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ओवरव्यू ज़रूर करो कि प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बलर ने इसको डिस्कवर किया था। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसको और एक्सप्लेन किया कि मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। अर्लियर मोनोपोली एंड कॉम्पिटिशन वर कंसिडर्ड अपोजिट। पहले लोगों का माना था कॉम्पिटिशन अलग है, मोनोपोली अलग। भाई मोनोपोली में कैसे कॉम्पिटिशन? मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर ना, तो अगर मोनोपोली है तो कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन तो तब होगा जब बहुत सारे सेलर्स हो। मतलब ये आ रहा था कि मोनोपोली के फीचर्स और कंपटीशन के फीचर्स कैसे हो सकता है एक, मतलब नहीं समझ में आता। कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे दोनों चीज आ जाए, लोगों को लग रहा था पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने समझाया, जो एडवर्ड है उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा एग्जिस्ट होता है और रियल लाइफ में हम ऐसा ही कंपटीशन देखते हैं। अब क्या है वो, अब हम भी देख लेंगे यहाँ पे कि क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहाँ पे हम कहेंगे कि मोनोपोली के भी फीचर आएंगे और कंपटीशन के भी फीचर आएंगे, जिसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Monopolistic competition is a market situation where there are large number of buyer and seller. पहला फीचर में आ जाओ, बायर और सेलर क्या है? लार्ज नंबर, मतलब बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। सेलिंग क्लोजली रिलेटेड नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये वर्ड हाईलाइट कर लो, यही ऐसी चीजें बदल गई। परफेक्ट कंपटीशन तुमको आ रहा होगा फीलिंग, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। बट इसने बोल दिया एक चीज कि प्रोडक्ट जो है ना वो रिलेटेड तो है लेकिन आइडेंटिकल नहीं। अब तुम्हारा दिमाग घूम गया, अरे परफेक्ट में तो बिल्कुल आइडेंटिकल था, इसने तो बोला आइडेंटिकल नहीं है, तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। और ये जो आइडेंटिकल नहीं है ना, इट विल लीड्स टू मोनोपोली समवेयर। समझते हैं? इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्रोडक्ट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। मतलब मैम, मतलब ये जैसे कि तुम देखो टूथपेस्ट, काम सबका, सारे टूथपेस्ट का एक है, ठीक है, सबका एक ही काम है, लेकिन क्या एक जैसे हैं?
नहीं मैम, हम देखते हैं फीचर्स अलग अलग आते हैं हर ब्रांड के। कोलगेट का अपना अलग यूनिक चीज़ है, पेप्सोडेंट अपना अलग फीचर के साथ दे रहा है, पतंजलि का अपना अलग आयुर्वेदिक फीचर है। तो हाँ, प्रोडक्ट है तो एक कि हाँ टूथपेस्ट है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी है। तो हम यही बोलेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे बायर और सेलर तो ज़्यादा हैं, लेकिन सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो आइडेंटिकल नहीं है, वो रिलेटेड है, वो सिमिलर नहीं हो सकता बिल्कुल। मतलब सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, सॉरी सिमिलर है, मतलब टूथपेस्ट है, ऑयल ऑयल है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, फीचर्स में दे आर डिस्टिंग्विश। ठीक है, Each firm has some control over the price of its own product. हर फर्म का अपने प्रोडक्ट पे इसी वजह से क्या होता है, कुछ कंट्रोल होता है। अब जैसे पतंजलि है, वो कहता है मैं आयुर्वेदिक टूथपेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा अलग चीज़ है, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, टूथपेस्ट हूँ पता है, लेकिन वी आर सेलिंग समथिंग डिफरेंट इन दैट वे। तो मैं इस चीज़ का अलग प्राइस चार्ज करूँगा। मैं क्यों पेप्सोडेंट कोलगेट के बराबर आऊँ? हम तो कुछ अलग दे रहे हैं ना, तो हम अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टूथपेस्ट है। अब भाई पतंजलि सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा हाइप करके प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं सारे लोग अगर 70 to 100 की रेंज में बेच रहे हैं तो मैं 200 की रेंज में बेचूंगा, तो फिर भाई जो बायर अफोर्ड कर पाएगा वो लेगा, अदरवाइज बाकी सारे बायर कहेंगे भाई रहने दो, हम और ले लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की कमी नहीं है, टूथपेस्ट वो भी बेच रहे हैं, हम उन पे जाएंगे। इसीलिए स्ट्रैटेजिकली वो स्मार्ट ही प्ले करेंगे कि प्राइस में वेरिएशन फिर इतना भी नहीं ला सकते, ऐसा रखेंगे कि हाँ भाई जो हम दे रहे हैं चीज़ उसके लिए हम थोड़ा बहुत तो डिफरेंस लाएंगे अपने प्राइस में। तो ये आप देखते हो यहाँ पे। एट द सेम टाइम फर्म फेस कंपटीशन फ्रॉम राइवल फर्म। अब भाई कंपटीशन तो होगा, सभी टूथपेस्ट बेच रहे हैं, तुम्हें कंपटीशन तो होगा ही, मिलेगा ही सबसे, तो तुम थोड़ा बहुत तो वो चीज़ कर सकते हो। दस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन। तो मोनोपोली में हम देखेंगे कि कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का फीचर है। कंपटीशन का फीचर कैसे देखा कि बायर और सेलर बहुत ज़्यादा है। मोनोपोली का कैसे देखा कि प्रोडक्ट एक जैसा नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी एक है, जैसे टूथपेस्ट है, ठीक है, वो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, फीचर्स थोड़े यूनिक हो सकते हैं हर प्रोडक्ट के अलग, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल जमा सकते हैं मार्केट में। इसीलिए हम कहते हैं कि मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। एग्जाम्पल टूथपेस्ट मार्केट लो, जैसे फर्म है वो बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ मान लो टूथपेस्ट प्रोड्यूस करी, जैसे कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारे वैरायटी है। ये सारे प्रोडक्ट तो भाई टूथपेस्ट हैं, सिमिलर हैं, टूथपेस्ट ही हैं, लेकिन सबके फीचर्स अलग, सबकी क्वालिटी अलग है, सबका कलर अलग है, कोई रेड है, कोई वाइट है, कोई वो मिट्टी वाला कलर जो पतंजलि है वैसा है, ठीक है, साइज़ अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा वैसा, टेस्ट अलग है, किसी का टेस्ट आयुर्वेदिक वाला है, किसी का टेस्ट एकदम फ्रेशनेस वाला है, मैक्स फ्रेश वाला है, किसी का टेस्ट अलग है ना, मतलब सब कुछ में अलग है, वेरिएशन है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो ईच प्रोड्यूसर एंजॉय मोनोपोली कंट्रोल ओवर हिज ओन ब्रांड, बट इट हैज़ टू कॉम्पिटिट विद अदर फर्म प्रोड्यूसिंग, ये हटाओ, प्रोड्यूसिंग टूथपेस्ट या जो सिमिलर प्रोडक्ट लिख दो। मतलब ये कि आप देखो कि हर प्रोड्यूसर का कंट्रोल थोड़ा बहुत तो प्राइस पे रहेगा यार, क्योंकि वो अपना अलग चीज़ दे रहा है, तो थोड़ा बहुत तो वो अपने हिसाब से चीज़ एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है हम एक जैसा नहीं दे रहे हैं आपको, हम कुछ अलग दे रहे हैं, तो हम कस्टमर को वो बता के थोड़ा पैसा अलग चार्ज कर सकते हैं बाकियों के मुकाबले, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मोनोपोली आप देखोगे वो इंजॉय करेगा, यहाँ पे वो थोड़ी बहुत अपने ब्रांड के ऊपर मोनोपोली एंजॉय करेगा कि अपने हिसाब से चीज़ें तय कर सकता है। लेकिन 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 सिंस लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर एज अ फीचर ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा आपको। तो इतना भी फिर मोनोपोली नहीं है कि हम कहें कि मोनोपोली वाली मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो, नहीं, सेलर्स आर देयर, तो यू कैन हैव मोनोपोली टू सम पॉइंट, टू सम एक्सटेंट, कि हाँ आई हैव मोनोपोली ओवर द प्रोडक्ट, क्योंकि उसके फीचर्स अलग हैं, बट उतनी ज़्यादा मोनोपोली नहीं होती क्योंकि कंपटीशन भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और आप जो रियल लाइफ में देखते हो वो ऐसा ही कंपटीशन देखते हो, आप रियल लाइफ में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही देखते हो। कोई भी ब्रांड लो, सोप का ब्रांड लो, क्या लक्स हो गया, ठीक है, या बाकी सोप्स हैं, पियर्स हो गया, लक्स हो गया, अदर्स सोप कैटेगरी, क्या सब एक जैसा प्राइस चार्ज कर रहे हैं?
नहीं, आप देखते हो कि वेरिएशन रहता है हर के प्राइस में, क्योंकि वो अपना अलग फीचर ओन करते हैं। इसी वजह से सेलर अपने ब्रांड के ऊपर थोड़ा बहुत मोनोपोली कंट्रोल एंजॉय कर रहा है प्राइस को लेके। बट क्या प्रोडक्ट सिमिलर है या नहीं, या सोप सिमिलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स जो भी वो बेच रहे हैं सब सोप को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट एक जैसा नहीं। अगर सोचो अगर एक ही जैसा लक्स भी जो बना रहा है, पियर्स भी जो बना रहा है, संतूर भी जो बना रहा है, गोदरेज भी जो बना रहा है, वो एक ही जैसा होता, तो क्या वो अलग अलग प्राइस थोड़ा बहुत भी चार्ज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाता। और अगर मान लो अलग अलग प्रोडक्ट होता भी, वो कंपटीशन ही ना होता, एक ही बेच रहा होता, तो क्या वो मोनोपोली एंजॉय कर पाते? ऑफ कोर्स कर पाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। दिस इज वाई इसे हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट पढ़ के आए हो, मोनोपोली पढ़ के आए हो, और रिलेट करके ही आपको इसको समझना है, ठीक है। तो पहला फीचर है जो अब आपकी क्लैरिटी और आएगी, पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। ये फीचर किससे रिलेटेड है? परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि मोनोपोली में तो सिंगल सेलर था, बट परफेक्ट कंपटीशन का फीचर हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। Under monopolistic competition, there are large number of seller and buyer in the market. The number of seller is sufficiently large, though not as large in the perfect competition. Perfect competition में एक वर्ड लग रहा था very large, buyer and seller. यहाँ पे वर्ड लग रहा है सिर्फ large, मतलब buyer और seller large हैं, मतलब numbers है उनका ज़्यादा, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने हमने देखे किसमें? perfect competition में। Each seller produce only small share of total market output. No single seller can control the entire market price. अब भाई जब सेलर ज़्यादा हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मार्केट में बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन हैंडल करते हो, तुम्हारा बहुत ही बड़ा हिस्सा हो पूरे प्रोडक्शन में, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसीलिए तुम खुद सोचोगे कि अकेले तुम प्राइस को डोमिनेट कर ले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे भी। Each firm act independently and does not worry much about the reaction of rival. ये देखो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हर फर्म इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, मतलब दूसरे पे निर्भर नहीं है। जैसे परफेक्ट में क्या था, हम निर्भर थे, वो क्या चार्ज करा हमको भी वही करना पड़ेगा, मार्केट में जो चल रहा हम भी वही करेंगे, वी आर डिपेंडेंट। यहाँ पे तो वो डिपेंडेंसी नहीं देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको पता है ना कि मेरा ब्रांड में ये फीचर है, तो हम अलग प्राइस थोड़ा चार्ज कर सकते हैं, हम कस्टमर को बस अवेयर कराएंगे कि हम ये दे रहे हैं इसलिए हम थोड़ा आपसे ज़्यादा ले रहे हैं प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए वो डिपेंड नहीं है कि हम राइवर्स पे डिपेंड करते हो, हमें बहुत डर लगता है कि वो क्या एक्शन लेगा, अगर उसने ज़रा सा भी मान लो कम कर दिया, हमने कम नहीं किया तो हम आउट, नहीं, ऐसा नहीं है, हमें उतना कोई डर नहीं रहता। हाँ कंपटीशन है, दैट्स वी नो, बट कोई डर नहीं है कि वो क्या कर रहा है और हमें भी तुरंत वही करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। हाउएवर कंपटीशन एग्जिस्ट इन द मार्केट बिकॉज मैनी राइवल फर्म्स आर प्रेजेंट। हाँ कंपटीशन होगा क्योंकि फर्म्स आर देयर, बट हमें कोई डर नहीं है कि उसने ज़रा सा भी कुछ किया तो हमें तुरंत वही करना पड़ेगा, वी कैन इवेंचुअली डू समथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें एक मोनोपोली कंट्रोल देगा हमारे प्रोडक्ट पर, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे यही चीज़ है जो हमें क्या देती है, मोनोपोली कंट्रोल देती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं है राइवल से। जो कंपटीशन में सेलर है हम लोग एक जैसा नहीं बेच रहे हैं, हमारा थोड़ा अलग है, उनका थोड़ा अलग है। हाँ वी आर इन अ सेम सेगमेंट बट वी आर नॉट इन अ सेम टाइप, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक के टर्म में हम सेम नहीं है। प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म आर सिमिलर इन नेचर बट नॉट आइडेंटिकल, डिफर करते हैं इन टर्म ऑफ ब्रांड, इन टर्म ऑफ क्वालिटी, कलर, साइज, पैकेजिंग। देखो ना चॉकलेट है, सब बेच रहे हैं चॉकलेट, लेकिन सिल्क का ब्रांडिंग अलग है, उसका लेबल अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी पैकेजिंग अलग है। इसके अलावा नेस्ले का देखो उसका अलग है, ठीक है, बॉर्नविल का देखो उसका अलग है। तो मतलब सब बेच एक चीज़ रहे हैं लेकिन सबके फीचर्स अलग है, जिसकी वजह से वो अपना अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो हमने देखा, तो हमने दो फीचर देखे यहाँ पे कि बायर और सेलर ज़्यादा है बट इतने भी ज़्यादा नहीं जितने परफेक्ट कंपटीशन में देखे, और दूसरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म।
फर्म की एंट्री और एग्जिस्ट कैसी होगी यहाँ पे, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था, फ्री है एंट्री एंड एग्जिस्ट। मोनोपोली में देखा था कि एंट्री में बैरियर है, ठीक है, नहीं हम अलाउ करते जल्दी। और हम अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे अगर एंट्री और एग्जिस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी फर्म की एंट्री क्या है, फ्री है, और एग्जिस्ट भी फ्री है। अगर फर्म को लगता है मार्केट में प्रॉफिट है, वो आना चाहता है, अपना एस्टेब्लिश करना चाहे, आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर लगता है मार्केट में लॉस है, आप नहीं चला सकते, आपको क्विट करना है, तो आप जा सकते हैं। तो फ्री एंट्री और एग्जिट है, इसका मतलब लॉन्ग रन में यहाँ पे कैसा प्रॉफिट में दिखेगा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखेगा। मोनोपोली में कैसा दिख रहा था, एबनॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा दिख रहा था, नॉर्मल। और यहाँ पे कैसा दिखेगा, नॉर्मल। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो फर्म इनकर एडवर्टीजमेंट प्रमोशन कॉस्ट, सच कॉस्ट हेल्प क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस, सेलिंग कॉस्ट शिफ्ट फर्म डिमांड कर्व टू राइट। अच्छा, सेलिंग कॉस्ट जो है, जो हम स्पेंड कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे, चीज़ों को बेचने के लिए डिस्काउंट देना, ये सब कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये यहाँ पे होगी, क्योंकि हमें पता है ना हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। हाँ, हम बेच सब लोग एक जैसी चीज़ रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ क्वालिटीज़ अलग हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा प्राइस अपना अलग कर रहे हैं। तो मुझे अपने कस्टमर को बताना तो पड़ेगा कि क्या हम दे रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें कैसी है, या फ़ायदा क्या है, ताकि वो अट्रैक्ट होके मेरा प्रोडक्ट ले, ठीक है। तो फर्म पैसा खर्च करती हैं प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में, वो अपना पैसा खर्च करती हैं, तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं थी, क्योंकि उनको क्या एडवर्टीजमेंट करना, सामान तो एक ही जैसा बेच रहे हो ना सब लोग, तो किस बात का एडवर्टीजमेंट करके आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, जरूरत नहीं थी वहाँ पे। मोनोपोली में क्या एडवर्टीजमेंट करना आपको, आप ही अकेले हो, आप ही बेच रहे हो, तो किस बात का एडवर्टीजमेंट, लोग को जानना ही पड़ेगा ना, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना, वो अगर इस चीज़ का नाम लेंगे तो आप ही तक आएंगे, तो वहाँ पे भी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आप देख रहे हो कि सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हमें बताना पड़ेगा ताकि हम राइट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए। नेक्स्ट फीचर इज नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे जो राइवल्स होते हैं ना, वो आपस में कंपटीशन प्राइस का नहीं रखते, दे प्रेफर कि हम प्राइस में अगर कंपटीशन रखेंगे तो वॉर हो जाएगा, भाई तुम भी प्राइस कम करते रह जाओगे, हम भी प्राइस कम करते रह जाएंगे, फायदा बायर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन प्राइस के बेसिस पे नहीं करेंगे, नॉन प्राइस कंपटीशन करेंगे। मतलब अगर हमें आपसे कॉम्पिटिट करना है तो हम लोग चलो इस बात पे कॉम्पिटिट करते हैं कि कौन अच्छा प्रमोशन कर ले जाए, कौन अच्छे एड्स चला ले जाए, किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर ले जाओ, कौन अपनी पैकेजिंग बढ़िया कर ले जाए कि कस्टमर तुम पे आए, हम पे ना आए। तो कंपटीशन नॉन प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस को लेके नहीं करते। तो राइवल फर्म अट्रैक्ट कस्टमर विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। भाई तो जिस प्राइस पे तुम बेच रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम बेचो, हमें लग रहा है हम बेचेंगे, ठीक है, हम प्राइस तुम्हारे चक्कर में हम अपना प्राइस नहीं कम करेंगे, क्योंकि हम कुछ और दे रहे हैं, हमें पता है हम क्या दे रहे हैं, हम उतना ही प्राइस लेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, ऐसा एटीट्यूड है। दूसरा, हम कंपटीशन फिर कैसे करेंगे, तो कंपटीशन करना है, एड्स चलाओ, तुम हमसे अच्छे एड चला लो, आप और अच्छे से प्रमोशन कर ले जाओ, आप और अच्छे से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ले जाओ, ठीक है, आप तक लोग आए, हम पे ना आए। तो हम उस तरीके की टैक्टिक्स यहाँ पे अपनाते हैं, प्रोडक्ट और अच्छा लगाना, ठीक है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और अच्छी कर देना कि कस्टमर देखते ही कहे कि मुझे ये अच्छी लग रही पैकेजिंग, मैं यही लूँगा। एड्स चला देना कि कस्टमर बार बार एड्स देख रहा है तो कहेगा यार इसका एड तो मैंने इतनी बार देखा है कि चलो आज मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, ये क्या है। तो हम उस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट ब्रांड है, वो सेल अपने प्राइस पे करते हैं जो उनको लगता है इसकी हमें इतना डिमांड करना चाहिए, लेकिन एड्स के थ्रू और इन सब के थ्रू क्या करते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं कि बिना कोई वाइटनिंग क्लेम्स कर दिया कि हमारे मतलब कहते नहीं कि ये वाले टूथपेस्ट से दांत आपके एकदम से चमकने लगेंगे, कोलगेट वाइटनिंग, ये वो फलाना ढमकाना, जो भी तुमने कर दिया उससे तुमने क्या किया, उनको अट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज मतलब कि यहाँ पे क्या बायर को पूरी नॉलेज रहेगी या सेलर को पूरी नॉलेज रहेगी। अगर हम बायर की बात करें तो बायर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है प्राइस को कंपेयर करना, क्वालिटी को कंपेयर करना और वैल्यू फॉर मनी को कंपेयर करना, क्योंकि बायर में नॉट नो टू प्रोडक्ट आर एक्चुअली सिमिलर। हो सकता है आपका प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन आपने पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव कर दी और मैंने उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं करी, बायर ज़्यादा प्राइस आपको देके चला गया, क्यों, क्योंकि उसको पैकेजिंग अच्छी लग गई, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, वो नहीं समझ पाया कि अरे दोनों प्रोडक्ट तो सिमिलर थे ना, बस पैकेजिंग का अंदर था, तो वो उतनी नॉलेज नहीं होती उनको।
ठीक है। तो यहाँ पे उतनी नॉलेज नहीं रखते कि वो क्वालिटी को कंपेयर कर पाएँ और फिर प्राइस को कंपेयर कर पाएँ, वो समझ पाएँ कि वैल्यू फॉर मनी इस प्रोडक्ट पे है या उसका सिमिलर वाला सस्ता मिल रहा है फिर भी वो उतनी वैल्यू रखता है जितनी ये रखता है, उतना उनके पास नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो परफेक्ट नॉलेज नहीं है यहाँ पे, इम्परफेक्ट नॉलेज यहाँ एग्जिस्ट करती हुई आपको मिलेगी। बाय देखो जैसे ये सोच रहा है लक्स वाला सोप अच्छा है या नूवो वाला सोप अच्छा है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल है, तो वो कंफ्यूज है क्योंकि उसको लग रहा है ये अच्छा है ये अच्छा है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कौन सा अच्छा है। देखिए उसको लग रहा है पैकेजिंग अच्छी है तो शायद ये अच्छा होगा, इसका ऐड सलमान खान ने कर दिया इसलिए अच्छा होगा, इसका ऐड कैटरीना कर रही है तो शायद अच्छा हो। मतलब वो अपने एजम्पशन बना के चीज़ों को सोच लेता है कि ये इसलिए अच्छा ये इसलिए अच्छा नहीं, इसका ऐड ज़्यादा है इसलिए अच्छा है, बस कोई नॉलेज नहीं है कि सटीक एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि क्यों हमें लेना चाहिए इसको या क्यों इसको स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो इम्परफेक्ट नॉलेज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। परफेक्ट नॉलेज कहाँ देखने को मिली थी हमें, वो दिखी थी हमें कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक के, लास्ट नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्रोड्यूसर सोल्ड करते हैं डिफरेंट सेलर, प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग सेलर सेल करते हैं, लेकिन प्राइस का क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ये लोग अपना अपना डिफरेंशिएट करते हैं एज पर देयर प्रोडक्ट फीचर्स एंड ऑल। तो जो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है वो हमें देखने को मिलेगी, मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे, यहाँ पे सिमिलर होंगे लेकिन फीचर सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल एज इट इज नहीं होंगे। ठीक है, फर्म फ्री है एंटर करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए, कोई भी बैरियर नहीं है। बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है मार्केट कंडीशन की। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, तो ये हमने अभी डिटेल में समझा, ये एक आपका समरी था कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, प्राइस कंपटीशन के अलावा यहाँ पे मेजर में नॉन प्राइस कंपटीशन दे प्रेफर कि हम नॉन प्राइस कंपटीशन करें मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो है, ये लास्ट है आपका टाइप, दैट इज ओलिगोपोली। मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, ओलिगोपोली क्या होता है ये हम देखते हैं, इसमें क्या फीचर्स है, ये कैसे अलग है। ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फर्म्स हम नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं कह रहे कि फर्म सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे परफेक्ट हमने कहा सेलर बहुत ज़्यादा है, मोनोपोली में तो हमने कहा एक ही सेलर है, चलो ठीक है, फिर हमने मोनोपोलिस्टिक में कहा कि हाँ सेलर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि सेलर्स फ्यू हैं, मतलब ज़्यादा नहीं और एक भी नहीं है, मतलब कम है, फ्यू हैं, लाइक 2 से 10 ही सेलर हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और बना रहे हैं। ओलिगो मतलब होता है फ्यू सेलर और पॉली मतलब सेलर। ओलिगो मतलब होता है फ्यू और पॉली मतलब होता है सेलर, मतलब फ्यू सेलर्स। मोनोपोली में क्या था, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल और सेलर और पॉली मतलब सेलर्स। ओलिगोपोली मतलब क्या है, ओलिगोपोली मतलब है फ्यू और पॉली मतलब है सेलर, ओली एंड पॉली। ठीक है, ओलिगो मतलब फ्यू एंड पॉली मतलब सेलर, मतलब फ्यू सेलर्स हैं यहाँ पे जो हमें ओलिगोपोली में देखने को मिलेंगे, लाइक 2 to 10 सेलर्स ही होंगे जो प्रोडक्ट को बना रहे होंगे और मार्केट में बेच रहे होंगे। ठीक है, तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेलर फ्यू हैं, बायर ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले लोग हैं अच्छे खासे, लेकिन सेलर हम ये भी नहीं कह रहे कि एक है सेलर, हम ये भी नहीं कह रहे बहुत सारे, हम कह रहे हैं फ्यू सेलर्स हैं, लाइक 2 to 10। ये फीचर है, इसका यूएसपी है, इसलिए बार बार रिपीट किया है कि ये फीचर है, आपके दिमाग में ना सेट हो जाना चाहिए कि ओलिगोपोली मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सेलर फ्यू हैं, वही प्रोडक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं। फ्यू फर्म मैनी बायर, पहला फीचर, बायर ज़्यादा है सेलर फ्यू हैं। ईच फर्म प्रोड्यूस अ लार्ज शेयर ऑफ टोटल आउटपुट। अब बताओ, जब सेलर फ्यू हैं तो जो मार्केट में उनके आउटपुट का पोर्शन होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा या कैसा होगा। तो आप ये तो नहीं कह रहे हो कि बहुत सारे सेलर हैं, अगर मैम बहुत सारे होते तो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन होता, मतलब इतना तुम नहीं होल्ड कर रहे होते क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो तुम भीड़ में छोटा मोटा तुम भी उस क्वांटिटी पे बेच रहे होते, लेकिन यहाँ पे तुम 2 से 10 हो, तो मतलब मार्केट अगर जितनी बड़ी है तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब तुम अच्छा खासा मार्केट में हिस्सा लगा के रखे हो। ठीक है, ईच फर्म डिसीजन अफेक्ट रिएक्शन ऑफ राइवल्स, और आपका जो भी डिसीजन होगा, सिंस सेलर्स लिमिटेड है तो आप जो भी डिसीजन लेते हो, चाहे प्राइस को लेके लो या जिस तरीके की मान लो डिस्काउंट या कुछ भी आप लेते हो, उससे आपके राइवल्स पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी मोनोपोली है या तुम बहुत सारे हो कि बायर कहीं और स्विच कर जाएगा, तो इसीलिए आपका डिसीजन राइवल्स पे इफेक्ट करेगा। वो देखेंगे ये आप कैसा एक्शन ले रहे हो, क्योंकि उसको पता आपने प्राइस सस्ता किया तो बायर आप पे ही आ जाएगा, फिर हमें नहीं हमको नहीं प्रेफर करेगा। जैसे कि एयरलाइंस में देखो, गिनी चुनी एयरलाइंस हैं, तो बायर को पता है कि
ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली है, ऐसा नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है। तो अगर एक भी थोड़ा बहुत चेंज करता है तो दूसरे पे जाने का ऑप्शन बायर को मिलता है। इसीलिए राइवल जो है ना बहुत अलर्ट रहते हैं यहाँ पे। ओलिगोपोली में दे आर वेरी अलर्ट, क्योंकि पोर्शन बहुत अच्छा होल्ड कर रहे हैं। अगर मैंने जरा सा भी प्राइस बढ़ाया तो मेरे पोर्शन वाला हिस्सा का मार्केट, बड़ी मेजॉरिटी वाला हिस्सा का मार्केट जो बायर है वो दूसरे वाले पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो मैं अपना मार्केट कितने, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा पोर्शन लूज करूँ, मैं बहुत भारी भरकम पोर्शन लूज कर दूंगा अपने बायर्स का। इसीलिए दे आर वेरी अलर्ट। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, दे आर वेरी अलर्ट। बीएसएनएल लिमिटेड है सेलर्स, तो इनको पता है कि मेरा जो मार्केट में, जैसे अब मान लो मिलियंस की मार्केट है, तो उनको पता है कि भाई मेरा बहुत अच्छा खासा पोर्शन है इस पूरी मार्केट में, ठीक है, अच्छे खासे करोड़ों में लोग मैं होल्ड करता हूँ, मेरे बायर इतने हैं। अगर मैं जरा सा भी प्राइस करता हूँ, मान लो एयरटेल बोलता है मैं जरा सा भी प्राइस ऊपर करता हूँ और राइवल्स वाले ने जरा सा भी नीचे करा है और मैं ऊपर लेके गया या मैंने कम नहीं किया, तो लोग एयरटेल से समय नहीं लगाएंगे जियो में पोर्ट करने में, ठीक है। राइवल मान लो जियो ने ऐसा किया तो पोर्ट कर ले जाएंगे, मतलब मेरा कितने लोगों की मार्केट उधर शिफ्ट कर जाएगी। इसीलिए दे आर वेरी अलर्ट, उनको पता रहता है कि क्या चल रहा है और राइवल्स के एक्शन को पूरा नोटिस करते हैं। फर्म एक दूसरे पे क्या है, इसीलिए इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए ये वर्ड बोला इंटरडिपेंडेंट है। वो क्या कर रही है वो पूरा नजर रखेंगे, ठीक है। आप देखते हो कि कोई एयरलाइन अगर आप प्राइस ड्रॉप करती है तो दूसरा, अभी आप कभी भी देखो एयरटेल जरा से भी अपने प्लान चेंज करता है ना तो हर कंपनी अपने प्लान चेंज करने पे आ जाती है, क्योंकि उसको पता है अगर नहीं चेंज किया तो लोग समय नहीं लगाएंगे, अभी मेरे को मैसेजेस आने लगेंगे पोर्ट करना है, पोर्ट करना है, पोर्ट करना है, एंड दे विल बी स्विचिंग इट, ठीक है। जैसे कि कार इंडस्ट्री हो गई, कार क्या है, लिमिटेड है, सेलर्स कम है यहाँ पे, तो जितने कम सेलर्स हैं बायर तो बहुत सारे हैं, तो पोर्शन अच्छा खासा होल्ड करते, तो दे कीप आई ऑन ईच अदर कि क्या कर रहे हैं सब। मोबाइल नेटवर्क कंपनी होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, बायर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सेलर्स क्या हैं, बहुत सारे सेलर्स फ्यू हैं, जैसे 2 से 10 हो सकते हैं, और बायर बहुत सारे हैं। इसीलिए ये लोग आपस में, जो राइवल्स होते हैं आपस में पूरी नज़र रखते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कौन क्या कर रहा है, और उसी हिसाब से अपनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग वगैरह एडजस्ट करते रहते हैं। So there are few large firms selling either differentiated or homogeneous product. There is high degree of interdependence among the firm. फर्म के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंस है, फर्म या तो सिमिलर प्रोडक्ट बेच सकती हैं या हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो उनके प्रोडक्ट में। टू अवॉइड प्राइस वॉर, ये नॉन प्राइस कंपटीशन ही करती हैं, मतलब प्राइस वॉर नहीं करना यार हमें, क्योंकि हम प्राइस कम करेंगे तो हमें पता है तुम्हारे तक आ जाएंगे, लार्ज पोर्शन तुम पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम, इससे बेटर है कि हम नॉन प्राइस कंपटीशन करें। लाइक आप एड्स चलाओ, हम भी एड चलाते हैं, उसके थ्रू हम ट्रैक करते हैं, या आप कोई ऑफर निकालो, ठीक है, उससे आप कैप्चर करो, हम भी कुछ ऐसा करते हैं। तो हम इस तरीके से आपस में कंपटीशन करते हैं और कस्टमर को अपने टूवर्ड लाते हैं, इंस्टेड प्राइस में वॉर करने की वजह। एंट्री न्यू फर्म की डिफिकल्ट होती है यहाँ पे, इसीलिए फ्यू हैं, क्योंकि एंट्री बैरियर्स होते हैं अच्छे खासे, जल्दी नई फर्म नहीं आ सकती। डिमांड कम फर्म का इनडिटरमाइन होता है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कब प्राइस बढ़ जाए, कब सप्लाई का क्या हाल रहे, है ना। तो इसलिए हम डिमांड कब यहाँ पे ऐसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कब राइवल मूव ले, उसके वजह से बाकी कंपनियां क्या चीज़ों को बदल दे या क्या एक्शन या डिसीजन लेंगी, राइट। सो हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये 3 हैं, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। ओलिगोपोली का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या और इसके थोड़े बहुत फीचर्स, दैट्स इट। डिटेल में वो 3 जो हमने पढ़ी, अब उन तीनों का हम डिफरेंस एक बार क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर आपसे डिफरेंस पूछे, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक बार में ही सब कुछ उसको समझ में आता है कि तुम्हें सबके बारे में क्या क्या पता है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको कवर करेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, ये अब आपको आ गया होगा कि सेलर्स के नंबर के बेसिस पे क्या होता है बेटा, सेलर्स के नंबर के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कितने थे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर्स थे। मोनोपोली में हमने क्या देखा, सेलर कितने हैं, 1 सेलर था, ओनली 1 सेलर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने क्या देखा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, परफेक्ट में हम वर्ड क्या लगा रहे हैं, वेरी लार्ज, बहुत सारे हैं,
मोनोपोली तो भाई एक ही है, और मोनोपोलिस्टिक लार्ज है बट वेरी लार्ज नहीं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरेटिव कम है बट दे आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ओलिगोपोली का अगर हम यहीं पे देख लेते हैं तो हमें पता है कि फ्यू सेलर्स हैं। लाइक नेक्स्ट इज, अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमने देखा था होमोजीनियस, मतलब आइडेंटिकल, ना स्टाइल में डिफरेंस, ना शेप में, ना कलर में, ना साइज में, कुछ नहीं, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सब, मतलब इतना भी फर्क नहीं है कि बायर सोचे कि इनसे ले उनसे ना लो, ठीक है, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। मोनोपोली ऐसे प्रोडक्ट जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मोनोपोली एक सिंगल सेलर है, वही अपनी सर्विस दे रहा है, वही अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके अलावा कोई और अवेलेबल ही नहीं है कि उसका कोई बहुत सटीक क्लोज सब्स्टिट्यूट तुम्हें मिल जाए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के प्रोडक्ट कैसे थे, डिफरेंशिएटेड, सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। टूथपेस्ट है, सब टूथपेस्ट बेच रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट है टूथपेस्ट बट डिफरेंशिएटेड है, किसकी अलग क्वालिटी है, किसी का साइज अलग है, किसी का टेस्ट अलग है, किसी का पैकेजिंग अलग है, मतलब दे आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस के टर्म में, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो प्राइस कैसा था, प्राइस यूनिफॉर्म था क्योंकि सेलर बहुत सारे थे, बायर बहुत सारे थे और प्रोडक्ट एकदम एक जैसा था, तो अलग प्राइस चार्ज करने का तुक ही नहीं बन पा रहा था, इसीलिए प्राइस क्या था, यूनिफॉर्म था, जो कि कौन सेट करती थी, मार्केट। इसका मतलब सेलर क्या होता था, प्राइस टेकर, जो मार्केट में था उसी प्राइस को एक्सेप्ट करता था और अपना बेचता था, ठीक। मोनोपोली में क्या देखा हमने कि प्राइस जो है वो फर्म फिक्स करती है, मतलब सेलर फिक्स करेगा, वो प्राइस मेकर है, वो मोनोपोली में है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसका मन चलेगा, वो जिस मन में चाहेगा वो प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। तो ही इज व्हाट, दैट सेलर इज व्हाट, दैट इज प्राइस मेकर, वो खुद प्राइस बनाएगा, मार्केट को नहीं बताने की जरूरत है। वो जब डिमांड को कंट्रोल कर सकता है तो सॉरी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है तो उसके हिसाब से चलेगा ना, मैं बताऊंगा ना मुझे कितना सप्लाई करना है, उस हिसाब से आई विल एडजस्ट द डिमांड एंड द प्राइस। मैं सप्लाई कम करूंगा, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ जाएगा, मैं उस हिसाब से बेचूंगा, तो वो कंट्रोल जब सप्लाई का उसके हाथ में है तो प्राइस मेकर है वो, ठीक है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो प्राइस डिफर ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सेलर हैज लिमिटेड प्राइस कंट्रोल, यहाँ पे प्राइस जो है वो डिफर करता है, मतलब अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि फीचर्स अलग हैं उसके प्रोडक्ट के, लेकिन 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 ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाता क्योंकि उसको पता है कि कंपटीशन है, लोग बैठे हैं साथ वाले भी, तो ज़्यादा लाऊंगा तो भाई कस्टमर अफोर्ड नहीं करेगा तो उधर ही जाएगा, तो हम उतना नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ जितना हमें लगता है कि हमारा कुछ यूएसपी है उस हिसाब से हमें चार्ज करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वी कैन एडजस्ट दैट, हम बिल्कुल परफेक्ट की तरह यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है एंट्री ऑफ फर्म, फर्म की एंट्री के बारे में कि फर्म की एंट्री कैसी थी, तो परफेक्ट में क्या था, फ्री एंट्री एग्जिस्ट थी, है ना, जब लग रहा था प्रॉफिट है मार्केट में लोग आते थे, जब लग रहा था लॉस है तो वो जाते थे, ठीक है, जिस वजह से लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मोनोपोली में क्या था, मोनोपोली में एंट्री न्यू फर्म की रिस्ट्रिक्टेड थी, ये कीवर्ड है रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारे बैरियर थे, पेटेंट राइट, लीगल बैरियर, सरकार के बैरियर, बहुत सारे तीम झाम, नहीं आ सकते थे आप। मोनोपोलिस्टिक में क्या था, एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री है, आप आ सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी फ्री एंट्री और एग्जिट है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, कहाँ पे, परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि भाई आइडेंटिकल प्रोडक्ट है ना, सब एक ही जैसा बेच रहे हो, काहे का एडवर्टीजमेंट कराना, प्राइस भी तो एक ही है ना, तो एडवर्टीजमेंट में क्यों खर्चा करना, हम मान के भी चल रहे थे ना, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है आपकी ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो हम एजम्पशन भी ले रहे थे ना, तो सेलिंग कॉस्ट नहीं है आपकी यहाँ पे। अगर मोनोपोली की बात करें तो भाई तुम सिंगल हो, तुम्हें क्यों एडवर्टीजमेंट करना है फालतू में, लोग तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना, उनको कोई मिल रहा है क्या, नहीं, तो जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम क्यों एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, लोगों को तो पता ही है कि तुम ही हो, बस तुम्हारे तक ही आना है, तो आपको भी सेलिंग कॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं, हाई सेलिंग कॉस्ट, बहुत हैवीली इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, इन सब पे, क्यों, क्योंकि इनको पता है कि हमको अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो प्राइस हमने रखा है उसके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कस्टमर को, हमें अवेयर कराना पड़ेगा उसको, तभी वो मेरा प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि मार्केट में बेस सब कुछ, सब लोग टूथपेस्ट ही रहे या सोप ही रहे या शैम्पू ही रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्यों, तो वो मुझे बताना पड़ेगा ना, तभी तो कस्टमर आएगा, है ना, तो वो तो करेंगे, वो इनकर करेंगे।
प्रैक्टिबिलिटी की बात करें कि क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, क्या नहीं करता है। देखो परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने आपको बताया भी था क्यों नहीं करता, वो नहीं एग्जिस्ट करता क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं ना वो रियली आप देखोगे रियलिटी में कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा कोई कॉस्ट ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती होगी, वेयर हाउस कॉस्ट नहीं होती होगी, तो कैसे नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इमेजिनरी पे चला गया। आइडेंटिकल प्रोडक्ट, क्या गेहूं की क्वालिटी मान लो अलग अलग नहीं होती क्या, अलग अलग फार्मर की, अच्छी खेती की है तो भाई उसका अनाज ज़्यादा बेटर होगा, तो हम कैसे कह दें आइडेंटिकल प्रोडक्ट। वो क्यों एक ही प्राइस चार्ज करेगा सबके कंपैरेटिव, वो कहेगा ना कि भाई मेरा देखो मेरा गेहूं अलग है बाकी का तुम मार्केट में देख के आओ। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में, ये थ्योरेटिकल है, ये आपको बस एक बेस बनाया गया है कि एक आइडियल मार्केट ऐसी होती है। अब इसके बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं कि बाकी मार्केट कैसी है। ठीक, मोनोपोली लिमिटेड है, मतलब मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये इस तरीके की मार्केट दिखेगी, कुछ सेक्टर में दिख जाएगी, जैसे रेलवे में दिख गई तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी में दिख गई है ना, उस समय तुम्हें दिखेगी, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेक्टर्स में आप इसको देख ले जाओ। पब्लिक यूटिलिटी केस में आपको देखने को मिल जाती है। मोनोपोलिस्टिक ही आपको रियल लाइफ में आप देखते हो, रियल वर्ल्ड में आप ऐसी ही मार्केट देखते हो। ड्रिंक्स की मार्केट देखते हो, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, तो ये सब ब्रांड्स हैं, अलग अलग प्राइस थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर यूएसपी, है ना। तो ये हम देखते हैं मोस्टली अपने रियल लाइफ में। तो ये था आपका कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स एंड ऑल हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे परफेक्ट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मार्केट कैसी होती है आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ में आप कैसी मार्केट देखते हो, उसकी क्या फीचर्स हैं, और काफ़ी हद तक आप रिलेट कर पाए होगे क्योंकि चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। कोई भी कंसर्न हो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।